नमस्कार। आज हम सब मिलकर उपिंदर सिंह जी की किताब हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया के चैप्टर 4 पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, चैप्टर 4 द हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता, जिसका समय लगभग 2600 से 1900 बीसीई माना जाता है। और ये चैप्टर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कई का मतलब बेहद जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ पुरानी बातें नहीं है, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट, हमारे उपमहाद्वीप के शहरी अतीत, अर्बन पास्ट की बुनियाद है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं, मतलब कहाँ से शुरू करेंगे? हम देखेंगे कि कैसे इस महान सभ्यता की खोज हुई, इसके शहर कैसे थे, बिल्कुल प्लानिफिकेशन के साथ बसे हुए, लोग कैसे रहते थे, उनका व्यापार कहाँ तक फैला था, उनके विश्वास, उनकी मान्यताएं और भी बहुत कुछ। ये सब हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि किताब पढ़ना एकदम आसान लगे, है ना? तो चलिए सुन लो, यूपीएससी के साथ इस हड़प्पा की दुनिया की सैर करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले खोज की कहानी, द डिस्कवरी स्टोरी। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि इतनी बड़ी सभ्यता इतने समय तक छुपी कैसे रही। हाँ, ये तो है। तो सबसे पहले किसका नाम आता है इसमें? देखिए, सबसे पहले जिक्र आता है चार्ल्स मैसन का 1826 में। उन्होंने हड़प्पा के टीलों को देखा था, पर उन्हें लगा शायद ये सिकंदर और पोरस की लड़ाई वाली कोई जगह होगी। मतलब वो उसका असली महत्व नहीं समझ पाए। अच्छा, तो उन्होंने बस टीले देखे। हाँ, और फिर अलेक्जेंडर बर्न्स भी वहां गए। उन्हें भी लगा कि ये जगह महत्वपूर्ण है, पर क्या है, क्यों है, ये साफ नहीं था। सर, कनिंगम का नाम आता है ना, अलेक्जेंडर कनिंगम, वो तो एएसआई के जनक माने जाते हैं। एग्जैक्टली। अलेक्जेंडर कनिंगम 1850 में और फिर 1872 में, जब वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे, तब हड़प्पा गए। वो ये देखकर बड़े निराश हुए कि लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन के ठेकेदार वहां से पुरानी ईंटें उखाड़ कर ले जा रहे थे। सोचिए कितना नुकसान हुआ होगा। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, उन्हें वहां से कुछ पत्थर के औजार मिले, पुराने बर्तन मिले और सबसे जरूरी एक मोहर मिली, सील। उस पर एक बैल बना था और कुछ अजीब सी लिखावट थी जिसे वो पढ़ नहीं सके। तो क्या उन्हें समझ आया कि ये कितनी पुरानी है? नहीं, यही वो चूक गए, क्योंकि उस बैल के कुबड़ नहीं था, हम्प नहीं था। तो उन्हें लगा कि यह भारतीय हो ही नहीं सकती, शायद बाहर से आई कोई विदेशी मोहर है। अच्छा, मतलब सिर्फ एक कुबड़ ना होने से इतनी बड़ी गलतफहमी? हाँ, ऐसा ही हुआ। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में भी एएसआई के कुछ अधिकारी इसे ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे। पंडित हीरानंद शास्त्री ने तो कहा कि हड़प्पा की खुदाई करना बेकार है। और कोई था? डीआर भंडारकर थे। उन्होंने मोहनजोदड़ो के टीलों को देखा और कहा कि ये जगह 25 साल से ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती। कमाल है, मतलब सब इतने अनजान थे। तो फिर असल खुदाई कब शुरू हुई? खुदाई की शुरुआत की श्रेय जाता है दो भारतीयों को। दयाराम साहनी ने 1920 में हड़प्पा में और आरडी बनर्जी ने 1921 में मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की। और फिर जॉन मार्शल। हाँ, फिर आए सर जॉन मार्शल, जो उस समय एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने इन दोनों जगहों से मिली चीज़ों को देखा, उनकी समानताओं को पहचाना और 1924 में लंदन इलस्ट्रेटेड न्यूज़ में एक औपचारिक घोषणा की। क्या घोषणा थी वो? उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत में एक नई प्राचीन सभ्यता खोजी गई है, इंदोस और हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। और ये घोषणा धमाकेदार थी, क्योंकि इसने भारतीय इतिहास को एकदम से लगभग 2500 साल और पीछे धकेल दिया। वाह, मतलब रातों रात भारत का इतिहास मेसोपोटामिया और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के बराबर खड़ा हुआ। प्रिसाइजली, ये एक बहुत बड़ी खोज थी और इसी खोज से जुड़ा है हमारा अगला मुद्दा, सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। इनके मतलब क्या हैं और हड़प्पा के संदर्भ में इनका क्या महत्व है? हाँ, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पर इनका ठीक ठीक मतलब क्या है, खासकर इतिहास के कंटेक्स्ट में? देखिए, आमतौर पे सिविलाइजेशन को शहरों और लेखन, राइटिंग सिस्टम के विकास से जोड़ा जाता है, पर इसमें एक्सेप्शंस, अपवाद भी हैं। जैसे जेरिको या जाटल हुयुक, ये बड़े स्थल थे, शायद शहर जैसे, पर वहां लेखन नहीं मिला। अच्छा। और कोई एग्जाम्पल्स? हाँ, जैसे माया या माइसीनियन सभ्यताएं थीं, जहां शायद बड़े शहर उस तरह से नहीं थे जैसे मेसोपोटामिया में थे, या इंका सभ्यता, जिनके पास एक विकसित राज्य था पर एक प्रॉपर राइटिंग स्क्रिप्ट नहीं थी। वो गांठों वाली रस्सी क्विपू का इस्तेमाल करते थे। तो मतलब ये परिभाषाएं थोड़ी फ्लेक्सिबल हैं। बिल्कुल। इसी को लेकर वी गॉर्डन चाइल्ड ने 1950 में एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल आइडिया दिया था। उन्होंने कहा कि शहर एक क्रांति, रेवोल्यूशन का नतीजा है। अर्बन रेवोल्यूशन,
शहरी क्रांति। क्रांति मतलब अचानक से बदलाव नहीं, क्रांति से उनका मतलब सडन चेंज नहीं था, बल्कि एक गहरा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज था, एक क्रमिक परिवर्तन जिसके बाद समाज पहले जैसा नहीं रहता। उन्होंने शहर और गांव के बीच फर्क करने के लिए 10 क्राइटेरिया, 10 मानदंड दिए। 10 मानदंड, वो क्या थे? क्या हम उन पर थोड़ी बात कर सकते हैं? ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जरूर। पहला, साइज और जनसंख्या घनत्व। शहर गांव से बड़े और ज्यादा घनी आबादी वाले होते हैं। दूसरा, गैर कृषि विशेषज्ञ, नॉन फूड प्रोड्यूसिंग स्पेशलिस्ट्स, जैसे कारीगर, पुजारी, अधिकारी जो खेती नहीं करते। मतलब स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। हाँ। तीसरा, कृषि अधिशेष, एग्रीकल्चरल सरप्लस का होना और उसका एक केंद्रीय सत्ता जैसे राजा या मंदिर द्वारा नियंत्रण और संग्रह। चौथा, मोन्यूमेंटल पब्लिक बिल्डिंग्स, यानी बड़े स्मारक, सार्वजनिक भवन, जैसे मंदिर या महल। बिल्कुल। पांचवा, एक शासक वर्ग, रूलिंग क्लास जो अधिशेष पर जीता है। छठा, लेखन और रिकॉर्ड रखने की प्रणाली, सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एग्जैक्ट साइंसेस। सातवां, विज्ञान का विकास, जैसे अंक गणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान। हाँ। अच्छा, विज्ञान भी। हाँ। आठवां, कलात्मक अभिव्यक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। नौवां, लंबी दूरी का व्यापार, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। और 10वां, राज्य संगठन, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो निवास स्थान के बजाय रिश्तेदारी पर आधारित न हो। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। क्या ये सभी मानदंड हर प्राचीन शहर पर लागू होते हैं? देखिए, चाइल्ड के इस मॉडल की आलोचना भी हुई है। कुछ लोगों को क्रांति शब्द पर आपत्ति है। कुछ मानते हैं कि ये मानदंड थोड़े ढीले ढाले हैं और इनका रिलेटिव इंपॉर्टेंस तय नहीं है। और ये भी कि आर्कियोलॉजिकल डेटा से सीधे सीधे इन सभी चीजों का पता लगाना मुश्किल है। कुछ विशेषताएं जैसे कला या व्यापार तो गैर शहरी समाजों में भी मिल सकती हैं। तो फिर इन मानदंडों का क्या फायदा? हाँ, फायदा ये है कि ये हमें सोचने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। इंडिविजुअली शायद हर मानदंड लागू न हो, पर कलेक्टिवली एक साथ मिलकर ये शहर और गांव के बीच के बुनियादी फर्क को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड के अलावा और क्या तरीके हैं शहरों को समझने के? कुछ विद्वानों ने क्राइटेरिया को कम करने की कोशिश की है, जैसे सिर्फ लेखन, स्मारक और जनसंख्या पर फोकस करना। कुछ ने स्पेसिफिक क्राइटेरिया जैसे साइज, वास्तुकला या वजन और माप की स्टैंडर्ड प्रणाली पर जोर दिया है। और कोई अप्रोच? एक और तरीका है एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन का, जो शहर को कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, एकरूपता या राजनीतिक नियंत्रण के केंद्र के रूप में देखता है। ये तो हुई परिभाषा की बात, पर शहर बनते क्यों हैं? What leads to urbanization? इसकी क्या थ्योरीज हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। चाइल्ड ने तकनीकी और सबसिस्टेंस फैक्टर्स पर जोर दिया, जैसे कृषि अधिशेष, धातु प्रौद्योगिकी, पहिया, नाव, हल का आविष्कार। ये चीजें सरप्लस पैदा करती हैं, जिससे स्पेशलिस्ट्स को सपोर्ट मिलता है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन? मोस्टली यस, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। फिर रॉबर्ट मैकएडम्स आए। उन्होंने सोशल फैक्टर्स, सामाजिक कारकों पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने शहर और गांव के आपसी संबंधों, सिटी हिंटरलैंड रिलेशनशिप्स पर जोर दिया। शहर की भूमिका क्या थी एडम्स के अनुसार? एडम्स के मुताबिक शहर अधिशेष को जमा करने और रीडिस्ट्रीब्यूट करने का केंद्र बनते हैं। शहर में इंस्टीट्यूशंस विकसित होते हैं, भंडारण की सुविधा होती है, बड़े पब्लिक वर्क्स होते हैं और शहर ज्ञान और कला के केंद्र बनते हैं। ये तो सोशल एंगल हो गया। कोई और थ्योरी? गिदॉन शोबर्ग ने पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक कारकों को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि साम्राज्यों के उदय और शहरों के विकास में गहरा संबंध है। शहर सुरक्षा, संचार और अभिजात वर्ग के निवास के केंद्र होते हैं। पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस अहम होते हैं, साथ ही कल्चरल फंक्शंस भी। तो मतलब टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। आज ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि शहरीकरण के पीछे मल्टी कॉजल फैक्टर्स होते हैं। जनसंख्या वृद्धि, व्यापार का विकास, सिंचाई प्रणालियां, वर्ग संघर्ष, ये सब भूमिका निभा सकते हैं। तो कोई एक कारण नहीं है? नहीं, ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और वैचारिक कारकों का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, एक जटिल अंतर संबंध होता है। आर्कियोलॉजी की एक सीमा यह है कि हमें तकनीकी पहलुओं जैसे टूल्स या स्ट्रक्चर्स के बारे में ज्यादा पता चलता है, जबकि सोशल या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में अनुमान लगाना पड़ता है। तो अर्बनाइजेशन एक लंबी प्रक्रिया है। हाँ, ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें समाज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, खाद्य उत्पादन बढ़ता है,
नई टेक्नोलॉजी आती है, शिल्प विकसित होते हैं, समाज में स्ट्रेटिफिकेशन यानी स्तरीकरण बढ़ता है और आखिरकार राज्य द स्टेट का उदय होता है। ये समझना जरूरी है कि हड़प्पा सभ्यता इसी तरह की एक जटिल प्रक्रिया का नतीजा थी। अब बात करते हैं हाल की खोजों और बदलते पर्सपेक्टिव्स की। मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की शुरुआती खोज के बाद हमारी समझ कैसे बदली है? बहुत बदली है। नई साइट्स मिली हैं, पुरानी साइट्स पर दोबारा खुदाई हुई है, नई टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं और पुरानी व्याख्याओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे कि पहले क्या माना जाता था? पहले मेसोपोटामियन इन्फ्लुएंस, मेसोपोटामियाई प्रभाव पर बहुत जोर था। लगता था कि शायद वहीं से विचार या लोग आए होंगे। लेकिन अब जरूरत है कि हड़प्पा सभ्यता को उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में इंडिपेंडेंटली समझा जाए। और नई साइट्स मिलने से क्या फर्क पड़ा है? इससे पता चला है कि ये सभ्यता सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी। और भी बड़े स्थल मिले हैं, जैसे पाकिस्तान में लोरवाला और गांवेरीवाला, और भारत में राखीगढ़ी और धौलावीरा। और छोटे स्थलों का क्या महत्व है? छोटे स्थल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे अल्लादीनो एक गांव जैसा था, पर वहां हड़प्पा की कई विशेषताएं मिली। बाल्यू जैसे ग्रामीण स्थल से हमें वहां उगने वाले पौधों के बारे में पता चला है। इससे हमें विभिन्न प्रकार के स्थलों की प्रोफाइल्स और उनके आपसी नेटवर्क को समझने में मदद मिलती है। क्या सभी हड़प्पा स्थल एक जैसे थे? नहीं, यही एक और बड़ा बदलाव आया है समझ में। अब रीजनल एंड इंटरसाइट डिफरेंसेस यानी क्षेत्रीय और अलग-अलग स्थलों के बीच के अंतरों पर ध्यान दिया जा रहा है। कैसे अंतर, उदाहरण दे सकते? हाँ, जैसे अल्लादीनो में एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तन मिले। कालीबंगन में फायर ऑल्टर्स यानी अग्निवेदियां मिली हैं, जो हर जगह नहीं मिलती। अंत्येष्टि प्रथाओं, बरेल प्रैक्टिसेस में भी भिन्नता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अलग-अलग तरीके थे। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? रणनीतियां, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज अलग थीं। उनकी खाने की आदतें अलग थीं, शिल्प परंपराएं अलग थीं। शायद धार्मिक विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज भी अलग-अलग थे। तो एक रूपता के साथ-साथ विविधता भी थी। और पुरानी व्याख्याओं पर सवाल। आपने ग्रेनरीज का जिक्र किया था। हाँ, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में मिली बड़ी इमारतों को पहले ग्रेट ग्रैनरीज यानी विशाल अन्न भंडार माना गया था। लेकिन फेंट्रेस जैसे विद्वानों ने 1984 में इस पर सवाल उठाया। हो सकता है ये कुछ और रही हो। और लोथल का डॉकयार्ड। लोथल में मिली एक संरचना को शुरुआत में डॉकयार्ड यानी जहाज बनाने या मरम्मत करने की जगह माना गया था। लश्निक ने सुझाव दिया कि ये शायद एक सिंचाई का तालाब, इरिगेशन टैंक रहा हो। हालांकि ये विचार ज्यादातर विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन इन रीइंटरप्रिटेशंस का महत्व क्या है? इनका महत्व ये है कि ये हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम की समझ को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर वो अन्न भंडार नहीं थे, तो फिर राज्य द्वारा अनाज संग्रह और वितरण का सिद्धांत जो उन पर आधारित था, उस पर भी सवाल उठता है। तो मतलब हमें पुरानी बातों को जस का तस मान नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। और आजकल मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल अप्रोचेज अपनाई जा रही हैं। जैसे हड़प्पा में हाल में जो अमेरिकी पाकिस्तानी टीम ने खुदाई की है, उसमें कल्चरल सीक्वेंस को बहुत सावधानी से एनालाइज किया गया है और वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे हड्डियों और दांतों का विश्लेषण, जिससे लोगों के आहार, डाइट और स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में पता चलता है। तो कुल मिलाकर आजकल आर्कियोलॉजी में काफी बहस और नई इंटरप्रिटेशंस चल रही हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है कि पुरातत्व हमें सबूत देता है, पर उन सबूतों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें अलग-अलग थ्योरीज को सावधानी से जांचना चाहिए और ये भी मानना चाहिए कि हमारे ज्ञान की अभी भी सीमाएं हैं, गैप्स हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग में। ये तो हुई हाल की खोजों की बात। अब एक और बुनियादी सवाल पर आते हैं। इस सभ्यता का नाम क्या होना चाहिए? हड़प्पन, इंडस या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन? इसमें क्या बहस है? ये नामकरण, नेमिंग कन्वेंशंस का मामला है। शुरुआत में जब ज्यादातर स्थल सिंधु नदी घाटी, इंडस वैली में मिले, तो इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा गया। पर इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि बाद में पता चला कि ये सभ्यता सिंधु घाटी के कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। अफगानिस्तान, पूरे पाकिस्तान में और भारत में जम्मू से लेकर गुजरात और पश्चिमी यूपी तक। तो सिर्फ इंडस कहना पूरे भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल स्प्रेड को नहीं दर्शाता। कितना बड़ा इलाका था ये, और कितने स्थल मिले हैं? अब तक लगभग 1022 स्थल खोजे जा चुके हैं, 406 पाकिस्तान में और 616 भारत में। इनमें से 97 पर खुदाई हो चुकी है। और क्षेत्रफल की बात करें तो ये करीब
6,80,000 से 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला था। बाप रे, ये तो बहुत ही विशाल है। सीमाएं कहाँ तक थीं? उत्तर में जम्मू के पास मांडा तक, दक्षिण में गुजरात में मालवन तक, पश्चिम में पाकिस्तान ईरान सीमा पर सुतका गेंडोर तक और पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक। इसके अलावा अफगानिस्तान में शौर्तुगई नाम का एक आइसोलेटेड स्थल भी मिला है जो शायद व्यापार से जुड़ा था। तो इंडस नाम तो ठीक नहीं लगता। फिर ये इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती नाम कहाँ से आया? ये नाम इसलिए सुझाया गया क्योंकि बहुत सारे स्थल गग्गर हकरा नदी के सूखे हुए रास्ते के किनारे मिले हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि गग्गर हकरा ही प्राचीन सरस्वती नदी थी जिसका वेदों में जिक्र है। तो क्या ये नाम सही है? इस पर आपत्ति ये है कि ये नाम भी पूरे क्षेत्र को कवर नहीं करता। बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल घग्गर हकरा के इलाके से बाहर हैं और सरस्वती नदी की आइडेंटिफिकेशन भी डिबेटेबल है। तो फिर सबसे अच्छा विकल्प क्या है? ज्यादातर पुरातत्वविद अब हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता नाम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के अनुसार है, जहां किसी संस्कृति का नाम उस पहली पहचानी गई साइट के नाम पर रखा जाता है जहां उसके लक्षण सबसे पहले मिले। इस मामले में वो हड़प्पा थी। हालांकि सभी स्थल हड़प्पा जैसे नहीं थे, जैसा हमने पहले बात की। हाँ, ये सच है। इसीलिए पुसेल जैसे विद्वानों ने सुझाव दिया है कि हम इसे अलग अलग उप क्षेत्रों या डोमेन्स में बांट कर देख सकते हैं, लेकिन एक ओवरआर्चिंग टर्म के तौर पर हड़प्पन सबसे न्यूट्रल और वाइडली एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो किसी स्थल को हड़प्पा सभ्यता का स्थल कैसे पहचाना जाता है? What are the markers? कुछ खास चीजें हैं, जैसे एक खास किस्म के लाल बर्तन जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते हैं, टेराकोटा केक्स, मानकीकृत ईंटें जिनका अनुपात आमतौर पर 1.2.4 होता है, और पत्थर और तांबे की बनी कुछ खास तरह की कलाकृतियां, आर्टिफैक्ट्स। अच्छा, और इस सभ्यता के अलग अलग चरण भी हैं ना? अर्ली, मैच्योर, लेट। हाँ, बिल्कुल। इस सभ्यता के विकास को 3 मुख्य चरणों, कल्चरल फेजेस में बांटा जाता है। पहला, अर्ली हड़प्पन, प्रारंभिक हड़प्पा चरण। ये प्रोटो अर्बन यानी शहरीकरण से पहले का दौर था। दूसरा, मैच्योर हड़प्पन, परिपक्व हड़प्पा चरण। ये पूरी तरह से विकसित अर्बन फेज था जिसमें बड़े शहर और लेखन आदि मिलते हैं। तीसरा, लेट हड़प्पन, उत्तर हड़प्पा चरण। ये पोस्ट अर्बन चरण है, जब शहरों का पतन होने लगा था। क्या इनके लिए और भी शब्द इस्तेमाल होते हैं? हाँ, कुछ विद्वान जैसे शेफर अलग शब्दावली इस्तेमाल करते हैं। वो पूरी प्रक्रिया को इंडस वैली ट्रेडिशन कहते हैं और चरणों को रीजनलाइजेशन एरा, इंटीग्रेशन एरा और लोकलाइजेशन एरा कहते हैं। पर इस चर्चा में हम समझने के आसानी के लिए अर्ली, मैच्योर और लेट हड़प्पन शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इनकी डेट्स, इनका काल निर्धारण कैसे किया गया है, ये तो बहुत जरूरी है। शुरुआत में जब रेडियो कार्बन डेटिंग नहीं थी, तब काल निर्धारण मेसोपोटामियन क्रॉस रेफरेंसिंग के आधार पर किया जाता था। मतलब मेसोपोटामिया में हड़प्पा की जो चीजें मिली या मेसोपोटामिया की जो चीजें हड़प्पा में मिली, उनके आधार पर। मार्शल ने क्या डेट्स दी थी? मार्शल ने शुरुआत में इसे काफी पुराना, लगभग 3250 से 2750 बीसी का बताया था। बाद में इसे रिवाइज करके लगभग 2350 से 2000 या 1900 बीसी किया गया। और रेडियो कार्बन डेटिंग से क्या पता चला? रेडियो कार्बन डेटिंग 1950s में आई। डीपी अग्रवाल जैसे विद्वानों ने 1980s में इसके आधार पर डेट्स दी, पर वो अनकैलिब्रेटेड थी। हाल के वर्षों में कैलिब्रेटेड C14 डेट्स उपलब्ध हुई हैं, जो ज्यादा सटीक मानी जाती हैं। तो अब क्या डेट्स मानी जाती हैं? अब आमतौर पर माना जाता है कि मैच्योर हड़प्पन फेज का जो मुख्य दौर था कोर रीजन्स में, वो लगभग 2600 BCE से 1900 BCE तक था। और तीनों चरणों की डेट्स? एक मोटा मोटा कालक्रम इस तरह है। अर्ली हड़प्पन, प्रारंभिक हड़प्पा, लगभग 3200 से 2600 BCE। मैच्योर हड़प्पन, परिपक्व हड़प्पा, लगभग 2600 से 1900 BCE। लेट हड़प्पन, उत्तर हड़प्पा, लगभग 1900 से 1300 BCE। ये डेट्स ध्यान में रखना जरूरी है। अब आते हैं उत्पत्ति, ओरिजिन के सवाल पर। इस सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये अचानक से प्रकट हो गई? और इसमें अर्ली हड़प्पन फेज का क्या महत्व है? ये एक बहुत बड़ा और कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। मार्शल का मानना था कि इसका विकास भारत की धरती पर ही एक लंबे समय के दौरान हुआ, लेकिन कुछ शुरुआती विद्वानों ने डिफ्यूजनिस्ट एक्सप्लेनेशंस दिए, यानी विसरणवादी सिद्धांत। डिफ्यूजनिज्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सभ्यता या उसके मुख्य विचार बाहर से आए, जैसे
मैके, गॉर्डन और क्रैमर जैसे विद्वानों ने कहा कि शायद सुमेरियन लोग माइग्रेट होकर यहाँ आए थे। व्हीलर ने कहा कि लोग नहीं, पर सभ्यता के आइडियाज माइग्रेट होकर आए। पर क्या इसका कोई सबूत था? नहीं, इन सिद्धांतों की काफी आलोचना हुई है। सिर्फ इसलिए कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण पहले हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हड़प्पा सभ्यता वहीं से निकली। इट्स नॉट नेसेसरली अ डेरिवेशन। और क्या अंतर थे दोनों में? हाँ, हड़प्पा और मेसोपोटामिया में कई महत्वपूर्ण अंतर थे। जैसे लिपि अलग थी, कांसे का उपयोग हड़प्पा में कम था, शहरों का लेआउट अलग था। मेसोपोटामिया जैसी बड़ी नहर प्रणाली, कैनाल सिस्टम हड़प्पा में नहीं मिली, शॉर्टवे को छोड़कर। तो ये डिफ्यूजनिस्ट थियरीज क्यों गलत मानी जाती हैं? इनकी कुछ समस्याएं हैं। पहली, दो संस्कृतियों में समानताएं होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि एक ने दूसरे से लिया है। दूसरी, कई बार समानताएं बहुत सतही, सुपरफिशियल होती हैं। तीसरा, ये सिद्धांत असल में व्याख्या, एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि कोई चीज़ क्यों और कैसे अपनाई गई। और चौथी, ये स्थानीय परिस्थितियों, लोकल प्री कंडीशंस को नज़रअंदाज करते हैं। तो अगर हमें कल्चरल इन्फ्लुएंस साबित करना हो तो क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए? उसके लिए कम से कम 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, दोनों संस्कृतियों के बीच कांटेक्ट का पुख्ता सबूत होना चाहिए। दूसरा, महत्वपूर्ण समानताएं, सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, सिर्फ सतही नहीं। और तीसरा, ये दिखाना होगा कि विचारों या चीज़ों का ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ। तो अगर बाहर से नहीं आई तो फिर इसकी जड़ें कहाँ थीं? अब ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि इसकी जड़ें स्वदेशी थीं, इंडिजिनस रूट्स थीं। ये बलूचिस्तान और आसपास के इलाकों में 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से विकसित हो रही कृषि बस्तियों, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट से जुड़ी हुई हैं। और इसका इमीडिएट प्रील्यूड यानी ठीक पहले का चरण वो था अर्ली हड़प्पन फेज, प्रारंभिक हड़प्पा चरण, जिसे पहले प्री हड़प्पन कहा जाता था। ये वो दौर था जब हड़प्पा सभ्यता की नींव रखी जा रही थी। इसका पता कैसे चला? किसने इस पे काम किया? इसमें अमलानंद घोष का काम महत्वपूर्ण है। 1965 में उन्होंने राजस्थान की सोथी कल्चर, सोथी संस्कृति और मैच्योर्ड हड़प्पन में समानताएं देखी और सोथी को प्रोटो हड़प्पन यानी आद्य हड़प्पा कहा। हालांकि उनका काम मुख्यतः मिट्टी के बर्तनों पर आधारित था और मतभेदों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। और फिर पाकिस्तानी पुरातत्वविद M.R. मुगल ने 1970s में बहुत सारी प्री हड़प्पन साइट्स का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन की तुलना की। मिट्टी के बर्तन, औजार, धातु का काम, वास्तुकला सब देखा। उन्हें क्या मिला? प्री हड़प्पन की क्या विशेषताएं थीं? मुगल ने दिखाया कि प्री हड़प्पन दौर में भी बड़ी किलेबंद बस्तियां थीं, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स थीं, शिल्प विशेषज्ञता, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन थी, पत्थर के काम में, धातु में, मनके बनाने में, पहिए वाली गाड़ियां थीं, व्यापार नेटवर्क थे और हड़प्पा काल के लगभग सभी कच्चे माल जेट को छोड़कर इस्तेमाल होते थे। तो फिर कमी क्या थी? मैच्योर हड़प्पन से अलग क्या था? कमी थी बड़े शहरों की, लार्ज सिटीज की, और शिल्प विशेषज्ञता उस स्केल पर नहीं थी जैसी मैच्योर फेज में दिखती है। मुगल ने तर्क दिया कि जिसे प्री हड़प्पन कहा जा रहा है वो असल में हड़प्पा सभ्यता का ही शुरुआती चरण है, इसलिए इसे अर्ली हड़प्पन कहना ज्यादा सही है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए कुछ प्रमुख अर्ली हड़प्पन साइट्स के बारे में जानते हैं। उनका प्रोफाइल क्या था? ये लगभग 3200 से 2600 BCE का दौर था, है ना? हाँ, शुरुआत करते हैं बालाकोट से, जो पाकिस्तान के तट पर है। यहाँ की मिट्टी के बर्तन बलूचिस्तान की नाल पॉलीक्रोम शैली जैसे थे। माइक्रोलेथ, बैल की मूर्तियाँ, तांबा, टेराकोटा, शंख और हड्डी की चीज़ें, लाजवर्थ, लापिस लाजुली, पत्थर और शंख के मनके मिले हैं। जौ, फलियाँ, बेर और जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। और नाल या अमरी नाल, ये दक्षिणी सिंधु घाटी और बलूचिस्तान की एक संस्कृति थी जो मिट्टी के बर्तनों की अपनी खास शैली के लिए जानी जाती है। अमरी एक महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु नदी के किनारे। आमरी में क्या खास था? खास दिखता है। पीरियड आई में 1A से 1D तक मिट्टी, ईंट और पत्थर की संरचनाएं, चर्ट ब्लेड, पत्थर के गोले, हड्डी के औजार, तांबा कांसे की चीजें मिली हैं। स्टोरेज रूम्स या प्लेटफॉर्म जैसे स्ट्रक्चर भी थे और उनके बर्तन चाक पर बने होते थे जिन पर ज्योमेट्रिक या पॉलीक्रोम डिजाइन होते थे। कोटी जी का भी नाम आता है ना? हाँ, कोट डीजी सिंधु नदी के दूसरी तरफ आमरी के सामने है। यहाँ अर्ली और मैच्योर हड़प्पन दोनों स्तर मिले हैं और उनके बीच में एक जली हुई परत, बर्न्ट लेयर है, जो शायद किसी संघर्ष या आग का संकेत देती है। कोटी जी का अर्ली फेज कैसा था?
पीरियड 1 जो लगभग 3300 बीसीई का है, एक किला बंदोबस्त था जिसमें शायद एक गढ़ सिटाडेल और निचला शहर लोअर टाउन था। पत्थर और मिट्टी ईंट की दीवारें और घर थे। कलाकृतियों में पत्थर की चीजें, शंख, हड्डी, टेराकोटा की मूर्तियां, बैल, चूड़ियां, मनके और एक कांसे की चूड़ी भी मिली। और मिट्टी के बर्तन? बर्तन चाक पर बने थे, उन पर भूरी धारियां होती थी और कुछ खास डिजाइन थे, जैसे सींग वाले देवता का मोटिफ, पीपल के पत्ते और मछली शल्क पैटर्न। इस खास स्टाइल को कोट दीजियन कहा जाता है, जो कई और स्थलों पर भी मिला है। मेहरगढ़ और नौशारो, ये तो बहुत पुराने स्थल है। हाँ, मेहरगढ़ में नवपाषाण काल से बसावट है। वहाँ पीरियड 7C में कोट दीजियन स्टाइल के बर्तन, टेराकोटा केक, फ्लिंट ब्लेड और छेद वाले जार मिलते हैं जो सिंधु घाटी से संपर्क दिखाते हैं। नौशारों में हमें अर्ली हड़प्पन से मच्योर हड़प्पन का स्पष्ट ट्रांजिशन देखने को मिलता है। अर्ली, ट्रांजिशनल, मच्योर फेज। पीरियड आईसी के बर्तन मेहरगढ़ वीआईसी जैसे हैं, लगभग 2600-2550 बीसीई के आसपास। और उत्तर की तरफ डेरा जाट इलाके में? वहाँ गुमला है, जहाँ पीरियड 2-3 में कोट दीजियन तत्व और सींग वाले देवता का मोटिफ मिलता है। और पीरियड 4 मच्योर हड़प्पन का है। एक और महत्वपूर्ण स्थल है रहमान ढेरी। रहमान ढेरी क्यों महत्वपूर्ण है? रहमान ढेरी में लगभग 3380-3040 बीसीई एक बड़ा अर्ली हड़प्पन स्थल था, 20 हेक्टेयर से ज्यादा। इसमें एक नियोजित लेआउट था, दीवार से घिरा हुआ। यहाँ भी कोट दीजियन तत्व मिले हैं। बर्तनों पर ग्राफिटी नक्काशी मिली है। पत्थर के ब्लेड, तांबा कांस्य, टेराकोटा, लाजवर्द और फिरोजा टर्कोइस के मनके, गेहूं, जौ और पशुओं की हड्डियां मिली हैं। बन्नू बेसिन में क्या था? बन्नू बेसिन पाकिस्तान का NWFP में लीवान जैसी साइट्स थीं जो फैक्ट्री साइट लगती हैं, जहां पत्थर के औजार और मनके बनते थे। तराकाई किला से गेहूं, जौ, दाल, मटर के अवशेष मिले हैं और दरांती के निशान वाले ब्लेड, साथ ही पशुओं की हड्डियां। सराय खोला, ये इस्लामाबाद के पास है। हाँ, यहाँ पीरियड 2 में गड्ढे वाले घरों से मिट्टी ईंट के घरों में बदलाव दिखता है। कोट दीजियन बर्तन, पत्थर के औजार, टेराकोटा, चूड़ियाँ, स्टेटाइट और लाजवर्द के मनके और तांबे की वस्तुएं मिली हैं। और खुद हड़प्पा में? क्या वहाँ भी अर्ली हड़प्पन स्तर थे? बिल्कुल। हड़प्पा में पीरियड आई को रावी या हकरा चरण कहते हैं। पीरियड 2 अर्ली हड़प्पन का है, जो 25 हेक्टेयर से ज्यादा फैला था। यहाँ 2 टीले थे, मंच, प्लेटफॉर्म और किलेबंदी के सबूत हैं। नियोजित लेआउट था, मिट्टी ईंट की दीवारें, चूल्हे, भट्ठे मिले हैं। मतलब काफी विकसित था। हाँ, विविध शिल्प और कच्चे माल के इस्तेमाल के सबूत हैं। बर्तन कोटदीजी जैसे थे, चर्ड ब्लेड, टेराकोटा, मनके मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ अर्ली हड़प्पन दौर से ही लेखन के शुरुआती सबूत मिलते हैं। बर्तनों और मुहरों पर मानकीकृत बाड़ भी मिले हैं। और ये सब मैच्योर फेज में भी जारी रहा। चोलिस्तान का इलाका जो घग्घर हकरा का क्षेत्र है, वहाँ क्या हो रहा था? चोलिस्तान में हमें हकरावेयर से कोट दीजियन पॉटरी में संक्रमण दिखता है। ऐसा लगता है कि लोग खाना बदोशी से स्थायी बस्तियों की ओर बढ़ रहे थे। मिट्टी के बर्तन पकाने के भट्टे मिले हैं, जो शिल्प उत्पादन में वृद्धि का संकेत है। ज्यादातर बस्तियां छोटी थीं, 10 हेक्टेयर से कम, पर कुछ बड़ी भी थीं, जैसे जालवाली और गमानवाला। अब भारत की तरफ आते हैं। कालीबंगन, राजस्थान में। कालीबंगन बहुत महत्वपूर्ण अर्ली हड़प्पन साइट है। पीरियड आय लगभग 12,920-2550 बीसी का है। ये करीब 4 हेक्टेयर में फैली थी, किलेबंद थी। मिट्टी और मिट्टी ईंट के घर थे जिनमें आंगन होता था। ईंटों का अनुपात स्टैंडर्ड था, 3:2:1। चूल्हे, गड्ढे, अनाज पीसने की चक्कियां मिली हैं। और कलाकृतियां, आर्टिफैक्ट्स, पत्थर के ब्लेड, टेराकोटा केक्स, चूड़ियाँ, स्टेटाइट, कार्नेलियन, सोने, चांदी और तांबे के मनके मिले हैं। बर्तन कोटदीजी जैसे थे, पर कुछ खास लाल गुलाबी बर्तन भी थे जिन पर विशिष्ट डिजाइन थे। बर्तनों पर ग्राफिटी मिली है, जो मैच्योर हड़प्पन लिपि से मिलती जुलती है। और सबसे प्रसिद्ध खोज है जुता हुआ खेत, प्लाउड फील्ड का सबूत। जुता हुआ खेत, वाह। और इंडो गैंगजेटिक डिवाइड के इलाके में, यानी हरियाणा पंजाब में। यहाँ कुनाल है। इसमें IA में हाकरावेयर, IB में कालीबंगन आई जैसे बर्तन और हड़प्पा प्रकार के बर्तन, और IC में ट्रांजिशनल फेज दिखता है। घरों में बदलाव, मानकीकृत ईंटें, मोहरें मिली हैं और एक बड़ा खजाना मिला है, चांदी के मुकुट, सोना, मनके। बनावली बनावली में मिट्टी ईंट के घर,
चूल्हे, गड्ढे, कालीबंगन आई जैसे बर्तन मिले हैं। पत्थर के ब्लेड, तांबा, मनके, बांट भी मिले हैं। राखीगढ़ी। ये तो काफी बड़ी साइट है। हाँ, राखीगढ़ी में पीरियड आए एक नियोजित बस्ती लगती है। मिट्टी ईंट की संरचनाएं, कालीबंगन जैसे बर्तन। यहाँ से मोहरें, ग्राफिटी, टेराकोटा, बाट, हड्डी के काम के सबूत मिले हैं। पशुपालन और शायद किसी तरह के खेल के भी संकेत हैं। भिराना में भी हकरावार आए से अर्ली हड़प्पन आईबी का विकास दिखता है। संरचनाएं 1.2.3 अनुपात की ईंटें, घर के परिसर, बर्तन, तांबे की चीजें, मनके, टेराकोटा चूड़ियां, हड्डी और पत्थर की कलाकृतियां मिली हैं। और गुजरात में क्या वहाँ भी अर्ली हड़प्पन बस्तियां थी? हाँ, पादरी, कुंतासी और धोलावीरा में अर्ली हड़प्पन स्तर मिले हैं। धोलावीरा में पत्थर और मिट्टी के गारे से बनी किलेबंदी, 1.2.4 अनुपात की ईंटें, बर्तन, तांबे की वस्तुएं, पत्थर के ब्लेड, शंख का काम, टेराकोटा केक और पत्थर के मनके मिले हैं। ये तो हुई अर्ली हड़प्पन साइट्स की बात। अब सबसे बड़ा सवाल, इस अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन चरण के बीच संबंध क्या था? व्हाट वाज द रिलेशनशिप? क्या ये एक सहज विकास था या बाहर से कोई प्रभाव आया? ये फिर से वही कंटिन्यूटी बनाम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बहस है। हालांकि अब ज्यादातर लोग स्वदेशी जड़ों, इंडिजिनस रूट्स को मानते हैं। फिर भी कुछ विद्वानों ने सुमेरियन, मेसोपोटेमियन या ईरानियन इन्फ्लुएंस की बात फिर से उठाई है। किस आधार पर? कुछ मिट्टी के बर्तनों की समानताओं के आधार पर। लैम्बर्ट कॉर्लोव्स्की ने एक अर्ली अर्बन इंटरैक्शन स्फीयर की बात की। रत्नानगर ने सिंधु मेसोपोटामिया व्यापार को महत्व दिया। लेकिन इन विचारों के समर्थन में पुख्ता सबूतों की कमी है, इसलिए इन्हें ज्यादातर अस्वीकार किया जाता है। तो फिर हुआ क्या? ज्यादातर माना जाता है कि एक तरह का कल्चरल कन्वर्जेंस था। मतलब अलग अलग क्षेत्रीय परंपराएं धीरे धीरे एक दूसरे के संपर्क में आई और उनमें एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी बढ़ती गई। जैसा कि ऑल्चिन्स ने कहा है, ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी। क्या हम अर्ली हड़प्पन दौर से कुछ सामाजिक या राजनीतिक निष्कर्ष, सोशो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हैं? हाँ, कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। शिल्प विशेषज्ञता, व्यापार और बस्तियों की योजना बताती है कि समाज में स्पेशलिस्ट्स थे, व्यापारी थे, योजनाकार थे और श्रमिक वर्ग भी था। मोहरें मिली थीं कुनाल और नौशारों से। हाँ, ये शायद व्यापारियों या किसी अभिजात वर्ग, एलीट ग्रुप की निशानी हो सकती हैं। कुनाल में मिला आभूषणों का भंडार धन के संकेंद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की ओर इशारा करता है, जिसके राजनीतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं। और लिपि, राइटिंग, लिपि की जड़ें भी हमें अर्ली हड़प्पन में दिखती हैं। पाडरी, कालीबंगन, धोलावीरा, हड़प्पा में बर्तनों या मुहरों पर निशान मिले हैं। और वो सींग वाले देवता? हाँ, हॉर्न डीटी का मोटिव कोट दीजी, रहमान ढेरी, कालीबंगन जैसी कई जगहों पर मिला है। ये शायद किसी तरह के धार्मिक या प्रतीकात्मक अभिसरण, सिंबॉलिक कन्वर्जेंस का संकेत हो सकता है। ये बड़ा सवाल है, कैसे ये रीजनल ट्रेडिशंस मिलकर एक ज्यादा यूनिफॉर्म, मैच्योर हड़प्पन कल्चर बनी। क्या अंतरक्षेत्रीय संपर्क, इंटर रीजनल कॉन्टैक्ट बढ़ा? क्या लंबी दूरी के व्यापार ने इसमें भूमिका निभाई? मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का कितना असर था? शायद इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। चक्रवर्ती का क्या सुझाव है? डीके चक्रवर्ती ने सुझाव दिया है कि शिल्प विशेषज्ञता, खासकर राजस्थान में तांबे की धातुकर्म, कॉपर मेटलर्जी का विकास और कृषि का विकास या संगठित सिंचाई प्रणाली इसमें महत्वपूर्ण कारक रहे होंगे। हालांकि संगठित सिंचाई के प्रत्यक्ष प्रमाण कम हैं। और क्या संभावनाएं हैं? हो सकता है कोई नया राजनीतिक नेतृत्व, न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप उभरा हो, या सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव आया हो, या कोई नई विचारधारा, न्यू आइडियोलॉजी फैली हो। पर इन चीजों को पुरातात्विक रूप से साबित करना बहुत मुश्किल है। तो मतलब अभी भी हमारी समझ में काफी गैप्स हैं। बिल्कुल, एक बड़ी समस्या है कि हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सबसे बड़ी साइट्स के शुरुआती स्तरों के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वहाँ बाद की बसावट है। और कई मैच्योर हड़प्पन साइट्स जैसे लोथल, चन्हूदड़ो आदि पर हमें अर्ली हड़प्पन स्तर नहीं मिलते, और कई अर्ली हड़प्पन साइट्स जैसे पोटवार पठार की साइट्स पर मैच्योर हड़प्पन स्तर नहीं मिलते। चोलिस्तान में भी निरंतरता कम दिखती है। एक्टिव इंडस प्लेन में शायद बाढ़ आदि के कारण अर्ली साइट्स बची नहीं हैं। तो क्या ये संक्रमण हमेशा शांतिपूर्ण था? जरूरी नहीं। जैसा हमने देखा, कोटदीजी और गुमला में जली हुई परत मिली है।
आमरी और नौशारों में भी जलने के निशान हैं। कालीबंगन में शायद भूकंप आया था। तो ये ट्रांजिशन हमेशा स्मूथ नहीं था, कहीं कहीं डिसरप्शन के भी संकेत हैं। ये तो काफी जटिल तस्वीर है। चलिए अब मैच्योर हड़प्पन बस्तियों की सामान्य विशेषताओं, जनरल फीचर्स पर आते हैं। ये वो दौर था जब सभ्यता अपने चरम पर थी। हाँ, लगभग 2600 से 1900 BCE का समय। सबसे पहली बात, हमें अर्बन रूरल इंटरैक्शन, शहरी ग्रामीण अंतःक्रिया को समझना होगा। ज्यादातर बस्तियां तो गांव ही थीं। शहर किस पर निर्भर थे? शहर अपने भोजन और श्रम, लेबर के लिए गांवों पर निर्भर थे, और शहरों में बना सामान जैसे बर्तन या औजार गांव तक भी पहुंचता था। इसी वजह से हमें पूरे इलाके में कलाकृतियों का फैलाव, डिस्पर्सल ऑफ आर्टिफैक्ट्स दिखता है। क्या इन बस्तियों में कोई हायरार्की थी, मतलब छोटे बड़े का कोई क्रम? साइड हायरार्की का ठीक अनुमान लगाना मुश्किल है, पर हाँ, साइज में बहुत अंतर था। एक तरफ मोहनजोदाड़ो 200 हेक्टेयर से ज़्यादा और हड़प्पा 150 हेक्टेयर से ज़्यादा जैसे विशाल शहर थे। गनवेरीवाला 81.5 हेक्टेयर से ज़्यादा, राखीगढ़ी 80 हेक्टेयर से ज़्यादा, धौलावीरा लगभग 100 हेक्टेयर भी बहुत बड़े थे। ल्यूरूवाला का साइज ठीक से पता नहीं। और भी बड़े स्थल थे? हाँ, नागौर, लखवीन जतरामरो जैसे स्थल भी बड़े थे। पंजाब में हाल में धालेवान और लखमीरवाला जैसे बड़े स्थल रिपोर्ट हुए हैं। फिर मध्यम आकार के स्थल थे 10 से 50 हेक्टेयर के बीच, जैसे जुदेर जदारो, कालीबंगन। और छोटे स्थल 5 से 10 हेक्टेयर के थे, जैसे आमरी, लोथल, चन्हुदड़ो, रोजदी। और बहुत छोटे स्थल 1 से 5 हेक्टेयर के थे, जैसे अल्लादिनो, कोटदीजी, रूपर, बलाकोट। इनके अलावा छोटे देहाती शिविर, पेस्टोरल कैंप्स भी रहे होंगे। इन बस्तियों की प्लानिंग कैसी थी? क्या सभी ग्रिड पैटर्न पर बने थे? ये ग्रिड पैटर्न का विचार थोड़ा सिंप्लीफाइड है। मोहनजोदाड़ो में भी ये पूरी तरह लागू नहीं होता। सड़कें हमेशा सीधी या समकोण राइट एंगल्स पे नहीं काटती थी, लेकिन हाँ, योजना प्लानिंग स्पष्ट दिखती है। क्या ये प्लानिंग का स्तर साइज पर निर्भर करता था? जरूरी नहीं। लोथल कालीबंगन से छोटा था, पर ज्यादा रेगुलरली प्लान लगता है। योजनाओं में भिन्नता भी थी, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन में एक ऊंचा गढ़ सिटाडेल और एक निचला शहर लोअर टाउन होता था। और लोथल सुरकोटतड़ा में महागढ़ मुख्य बस्ती के अंदर ही था, और धोलावीरा तो बिल्कुल अलग था। उसमें 3 हिस्से थे, गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? बिल्डिंग मटेरियल्स? गांव में मिट्टी, ईंट, कच्ची मिट्टी, नरकट का इस्तेमाल होता था। शहरों में धूप में सुखाई हुई और पकाई हुई ईंटों का ज्यादा इस्तेमाल होता था। कच्छ और सौराष्ट्र में पत्थर का भी खूब इस्तेमाल हुआ, जैसे धोलावीरा में पत्थर की किलेबंदी और स्तंभ मिले हैं। ईंटों की टेक्नोलॉजी कैसी थी? ब्रिक टेक्नोलॉजी? दीवारें काफी मजबूत बनाई जाती थी, अक्सर इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में, जिसमें ईंटों की परतें अलग अलग दिशा में लगाई जाती हैं। और ईंटों के आकार में गजब की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी थी। क्या साइज था? घरों के लिए आमतौर पे 7x 14x 28 सेंटीमीटर की ईंटें, और शहर की दीवारों जैसी बड़ी संरचनाओं के लिए 10x 20 40 सेंटीमीटर की। दोनों का अनुपात 1:4 था। ये अर्ली हड़प्पन में शुरू हुआ और मैच्योर हड़प्पन में सर्वव्यापी, यूबिक्विटस हो गया। घरों की वास्तुकला, हाउस आर्किटेक्चर कैसी थी? घर अलग अलग आकार के होते थे, पर ज्यादातर आंगन केंद्रित योजना, कोर्टयार्ड सेंटर्ड प्लान पे बने होते थे। दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की बजाय साइड की गलियों में खुलते थे, ताकि आंगन में सीधी नजर ना पड़े। क्या घर 2 मंजिला भी होते थे? सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं जो छत या दूसरी मंजिल पर जाती होंगी। दीवारों की मोटाई भी अक्सर 2 मंजिला घरों की ओर इशारा करती है। फर्श कच्ची मिट्टी को कूटकर बनाया जाता था, कभी कभी प्लास्टर या रेत का भी इस्तेमाल होता था। और छतें, दरवाजे, खिड़कियां? छतें शायद लकड़ी के बीम, नरकट और मिट्टी से बनती थीं। दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी या चटाई के होते होंगे। कुछ पे नक्काशी भी हो सकती है। शटर या जालीदार ग्रिल भी शायद इस्तेमाल होते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पत्थर की नक्काशीदार जालियां मिली हैं। क्या अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग क्वार्टर थे? हाँ, कुछ जगहों पर सर्विस ग्रुप्स या श्रमिकों के क्वार्टर जैसे समूह मिले हैं। घरों में समय समय पर मरम्मत और बदलाव, रेनोवेशन भी किए जाते थे। आपने स्वच्छता का जिक्र किया था, बाथरूम्स और टॉयलेट्स का क्या इंतजाम था? ये बहुत प्रभावशाली था। कई घरों में अलग बाथरूम होते थे। अक्सर घर के कुएं के पास नहाने का चबूतरा, बेदिंग प्लेटफॉर्म होता था, जिसका फर्श ढलान वाला और जलरोधी, वाटरप्रूफ होता था। पानी एक नाली के जरिए दीवार से होते हुए बाहर सड़क की नाली में चला जाता था। और शौचालय, टॉयलेट्स? टॉयलेट साधारण गड्ढों से लेकर ज्यादा विस्तृत व्यवस्था वाले भी होते थे।
हड़प्पा में तो लगभग हर घर में टॉयलेट के सबूत मिले हैं। मिट्टी के बर्तन का कोमोड जैसा इस्तेमाल होता था, पास में पानी का लोटा रखने की जगह, नीचे पानी रिसने के लिए छेद होता था और एक ढलान वाली नाली इसे बाहर सड़क के नीचे रखे जार या मुख्य नाली से जोड़ देती थी। मतलब सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। हाँ, और ये व्यवस्था बताती है कि शायद सफाई कर्मचारी भी रहे होंगे जो इन नालियों और जार की नियमित सफाई करते होंगे। और सड़कें और नालियाँ? स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम्स। हाँ। सड़कें और गलियां काफी सुव्यवस्थित थीं और जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम तो कमाल का था, बहुत कुशलता से प्लान किया हुआ। और ये सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटे कस्बों और कुछ गांव में भी प्रभावशाली था। क्या गंदे पानी और बारिश के पानी के लिए अलग नालियाँ थी? ऐसा लगता है कि सीवेज और बारिश के पानी के लिए अलग व्यवस्था थी। दूसरी मंजिल से पानी लाने के लिए दीवार के अंदर मिट्टी के पाइप या चूट लगे होते थे। सड़क के किनारे पक्की ईंटों की खुली नालियां होती थीं, जो मुख्य सड़कों पर बनी बड़ी नालियों में मिलती थीं और फिर शहर के बाहर खेतों की तरफ ले जाई जाती थी। क्या ये नालियाँ ढकी होती थीं? मुख्य नालियां अक्सर ईंटों या पत्थर की पट्टियों से ढकी होती थी। इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर आयताकार सोक पिट्स, सम पिट्स होते थे, जहां ठोस कचरा जमा हो जाता था ताकि पानी का बहाव न रुके। इनकी नियमित सफाई जरूरी रही होगी। पानी की आपूर्ति, वाटर सप्लाई का क्या इंतजाम था? पीने और नहाने के पानी के लिए विस्तृत व्यवस्था थी। नहाने पर इतना जोर शायद स्वच्छता या किसी धार्मिक पहलू की वजह से रहा हो। पानी के स्रोत थे नदियां, कुएं, वेल्स और जलाशय, रिजर्वॉयर्स। कुएं कहाँ ज्यादा थे? मोहनजोदड़ो में बहुत सारे कुएं मिले हैं, हड़प्पा में कम है। शायद वहां टैंकों से पानी ज्यादा इस्तेमाल होता था। धौलावीरा में भी कुछ ही कुएं मिले हैं, पर वहां पत्थर से बने प्रभावशाली जलाशय थे जो बारिश का पानी जमा करने के लिए बनाए गए थे। ये तो हुई सामान्य विशेषताएं। आप कुछ प्रमुख हड़प्पा शहरों, कस्बों और गांवों की रूपरेखा प्रोफाइल्स देखते हैं। शुरुआत मोहनजोदाड़ो से करते हैं। बिल्कुल। मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला, सिंध में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये 200 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फैला था। इसमें 2 मुख्य टीले हैं, पश्चिमी टीला जिसे सिटीडल कहते हैं और पूर्वी टीला जो लोअर टाउन है। जनसंख्या का अनुमान 40,000 के आसपास लगाया जाता है। सिटीडल पर क्या था? सिटीडल एक ऊंचे मंच प्लेटफॉर्म पर बना था और शायद इसके चारों ओर दीवार भी थी। हालांकि ये रक्षा के लिए थी या सिर्फ प्रतीकात्मक, इस पर बहस है। यहाँ कई महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार। ग्रेट बाथ के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये एक बड़ा आयताकार टैंक है, करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां हैं। इसे जल रोधी, वाटरप्रूफ बनाने के लिए ईंटों के साथ जिप्सम और बिटुमन का इस्तेमाल किया गया है। इसके चारों ओर एक गलियारा, कॉलोनेड और कई कमरे बने हुए हैं। पास में एक कुआं भी है, शायद टैंक भरने के लिए। इसके बगल में एक और बड़ी इमारत थी जिसके उपयोग के बारे में स्पष्ट नहीं है। और सिटाडेल पर क्या था? कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स। हाँ, एक बड़ी इमारत को कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स, पुजारियों का कॉलेज कहा गया है। हालांकि ये सिर्फ एक नाम है, असल में वो क्या था पक्का नहीं। एक और विशाल संरचना है जिसे ग्रेट ग्रैनरी, विशाल अन्न भंडार माना गया था। वही जिस पे अब सवाल उठ रहे हैं। हाँ, ये लकड़ी के सुपर स्ट्रक्चर वाली एक बड़ी इमारत थी जिसके नीचे हवा जाने के लिए रास्ते बने थे। इसे अन्न भंडार माना गया, पर जैसा हमने कहा, अब इस पहचान पर संदेह है। एक और खंभों वाला बड़ा हॉल है जिसे असेंबली हॉल, सभा भवन कहा जाता है। ये तो हुई सिटाडेल की बात। लोअर टाउन कैसा था? निचला शहर भी शायद किलेबंद था, हालांकि ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इसका लेआउट ज्यादातर ग्रिड पैटर्न जैसा है। सड़कें चौड़ी हैं, घर अलग अलग आकार के हैं, छोटे 2 कमरों वाले घरों से लेकर बड़े आंगन वाले घरों तक। क्या वहाँ कोई मंदिर या खास इमारत थी? किसी स्पष्ट मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। एक बड़े घर को किसी अमीर व्यापारी या नेता का घर माना जाता है। कुछ इलाकों को श्रमिकों के क्वार्टर्स, वर्कमेंस क्वार्टर्स कहा गया है। कई कार्यशालाएं, वर्कशॉप्स भी मिली हैं। तांबे का काम, मन के बनाना, रंगाई, मिट्टी के बर्तन, शंख का काम करने की जगह हैं। और कुएं? निचले शहर में भी बहुत सारे कुएं थे, हर तीसरे चौथे घर में। ये पक्की ईंटों के बने थे और इनका डिजाइन ऐसा था कि लोग आसानी से पानी निकाल सकें। ये शायद सामाजिक मेलजोल की जगह भी रही होंगी। मोहनजोदड़ो के बाद चन्हूदड़ो की बात करते हैं। चन्हूदड़ो मोहनजोदड़ो से काफी छोटा था, सिंध में ही स्थित था। ये एक ही टीले पर बसा था और इसमें कोई किलेबंदी नहीं थी। यहाँ भी मंच, सड़कें और नालियां थीं। चन्हूदड़ो किस लिए जाना जाता है? ये एक प्रमुख शिल्प केंद्र,
क्राफ्ट सेंटर था। यहाँ मनके बनाने का बड़ा कारखाना मिला है, जिसमें अदबने मनके, ड्रिल, कच्चा माल सब मिला है। इसके अलावा मोहरे, शंख की वस्तुएं और बाट बनाने के भी सबूत मिले हैं। अब आते हैं हड़प्पा पर। हड़प्पा पंजाब में रावी नदी के पुराने किनारे पर स्थित था। ये मोहनजोदड़ो से थोड़ा छोटा था, 1500 हेक्टेयर से ज्यादा। यहाँ भी एक गढ़, सिटाडेल और निचला शहर, लोअर टाउन था, और एक कब्रिस्तान, सेमेंट्री भी मिला है। हड़प्पा का सिटाडेल कैसा था? ये करीब 460 मीटर लंबा और 215 मीटर चौड़ा था। दीवार से घिरा था और मंच पर बना था। दुर्भाग्य से ईंटें निकालने की वजह से इसे काफी नुकसान पहुंचा है। और माउंट एफ, टीला एफ? माउंट एफ गढ़ के उत्तर में है। इसे उत्तरी उपनगर कहा जा सकता है। यहाँ एक कतार में बने छोटे छोटे घर मिले हैं, जिन्हें श्रमिक क्वार्टर माना जाता है। पास में गोल चबूतरे मिले हैं, जिन पर शायद अनाज कूटा जाता था। और यहीं पर वो संरचनाएं हैं जिन्हें अन्न भंडार कहा गया था। 2 कतारों में बनी 6-6 इमारतें, बीच में रास्ता। इनकी व्याख्या पर भी अब सवाल हैं। निचला शहर कैसा था? माउंट ई? निचले शहर टीला ई की ज्यादा खुदाई नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि यहाँ एक खुला क्षेत्र या बाजार जैसा कुछ था। कार्यशालाएं भी थी। शहर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर भी एक उपनगर जैसा इलाका था। ठीक है, अब राजस्थान चलते हैं, कालीबंगन पर। इसका नाम क्यों पड़ा? कालीबंगन का मतलब है काली चूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ टेराकोटा की बहुत सारी काली चूड़ियाँ मिली हैं। ये घद्दर नदी के किनारे स्थित है। ये मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा से छोटा था। यहाँ 3 टीले थे, KLB1 गढ़, KLB2 निचला शहर और KLB3 शायद अनुष्ठानिक। ये किले बंद थे। कालीबंगन का गढ़ KLB1 कैसा था? मैच्योर हड़प्पन फेज में इसे दोबारा बनाया गया था। इसमें अंदर की दीवार से 2 हिस्से किए गए थे। दक्षिणी हिस्से में शायद अनुष्ठानिक गतिविधियां होती थीं। यहाँ मंच बने थे, जिन पर कई फायर अल्टर्स यानी अग्नि वेदियां मिली। ये मिट्टी की बनी थी, जिनमें एक केंद्रीय स्तंभ और राख कोयला था। पास में एक कुआं और नहाने के चबूतरे भी थे। एक गड्ढे में जानवरों की हड्डियां मिली, जो शायद बलि का संकेत है। और उत्तरी हिस्सा? उत्तरी हिस्सा शायद रिहायशी था, जहां अभिजात वर्ग रहता होगा। गढ़ के बाहर कब्रिस्तान था, जहां विस्तारित शव दफन, एक्सटेंडेड बरियल्स और कुछ प्रतीकात्मक गड्ढे, सिंबॉलिक पॉट बरियल्स मिले हैं। निचला शहर KLB2? ये भी योजनाबद्ध था। दीवार से घिरा था, सड़कें थी। घरों के अंदर भी अग्निवेदियां मिली हैं, जो शायद घरेलू पूजा के लिए थी। एक खास बात यह है कि कालीबंगन के निचले शहर में पक्की ईंटों की नालियां नहीं मिली। गंदा पानी सोखने के लिए मिट्टी के बड़े जार रखे जाते थे। यहाँ चूड़ी बनाने का शिल्प महत्वपूर्ण था। और भी कई कलाकृतियां मिली हैं। हरियाणा में बनावली? बनावली प्राचीन रंगोई नदी, शायद सरस्वती की सहायक के किनारे है। ये भी कालीबंगन जितना ही बड़ा था। यहाँ पीरियड 2 मैच्योर हड़प्पन का है। इसकी किलेबंदी थोड़ी अलग थी, जो गढ़ और निचले शहर को बांटती थी। गढ़ कैसा था? गढ़ का आकार अर्ध अंडाकार जैसा था। दीवारें, खाई, अंदर कुछ संरचनाएं और एक रैंप जैसा रास्ता था। निचले शहर के घर मिट्टी ईंट के थे, चबूतरों पर बने थे, पर नालियों और कुओं में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। बनावली से कुछ खास मिला? हाँ, एक बड़ा घर मिला है, जिससे किसी अमीर व्यापारी का माना जाता है, क्योंकि वहां से बहुत सारी मुहरें और बाट मिले हैं। एक और घर शायद किसी जोहरी का था, जहां से छोटे बाट, मनके और सोना परखने वाला कसौटी पत्थर, टचस्टोन मिला है। मुहरें सिर्फ निचले शहर से मिली हैं। बाट मिले हैं, और सबसे मशहूर है हल्का टेराकोटा मॉडल प्लाव। अग्निवेदियां और एक एप्सिडल संरचना, एप्सिडल स्ट्रक्चर भी मिली है। राखी गढ़ी, ये तो अब सबसे बड़ी साइट्स में गिनी जाती है। हाँ, राखी गढ़ी में कई टीले हैं। यहाँ भी गढ़ में दीवार, मंच, कुआं और अग्निवेदियां मिली हैं। मनके बनाने और हड्डी हाथी दांत का काम करने की कार्यशालाएं मिली हैं। कब्रिस्तान में ईंटों से बने गड्ढे और एक लकड़ी के ताबूत, कॉफिन में दफनाया गया शव मिला है। भिराना, ये भी हरियाणा में है। हाँ, यहाँ पीरियड 2 AI और IB मैच्योर हड़प्पन का है। किलेबंदी की दीवार, एक बड़ा घर का परिसर मिला है, जिसमें कई कमरे, रसोई, आंगन हैं। गली, नुक्कड़, तंदूर और चूल्हे मिले हैं, और एक महिला मूर्ति का टुकड़ा मिला है, जो डांसिंग गर्ल की मुद्रा जैसी लगती है। अब गुजरात की ओर चलते हैं। लोथल, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। लोथल साबरमती और भोगावो नदियों के संगम के पास स्थित था। ये छोटा स्थल था, पर योजनाबद्ध था, दीवार से घिरा था और इसका अपना कब्रिस्तान था।
यहाँ भी एक ऊंचा हिस्सा था जिसे गढ़ या एक्रोपोलिस कहा गया, जो मंच पर बना था और उसमें महत्वपूर्ण संरचनाएं थीं। और वो गोदाम? वेयरहाउस। हाँ, एक्रोपोलिस पर एक बड़ी इमारत मिली है जिसके आधार पर मिट्टी ईंट के 12 ब्लॉक बने थे। बीच में हवा जाने के रास्ते थे। इसे गोदाम माना गया क्योंकि यहाँ से बहुत सारी मोहरों की छाप सीलिंग्स मिली हैं। रिहायशी इलाका कैसा था? निचले शहर में बड़े घर भी थे, कुछ में अग्निवेदियां थीं, सड़कें थीं। एक को बाजार गली कहा गया है, जिसके दोनों तरफ कारीगरों के घर और भट्टियां थीं। और सबसे चर्चित डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा। हाँ, बस्ती के पूर्वी किनारे पर एक बड़ी आयताकार संरचना है जो पक्की ईंटों से बनी है। इसे एसआर राव ने डॉकयार्ड बताया था, जहां जहाज आकर रुकते थे और माल उतारते चढ़ाते थे। उन्होंने इसमें पानी के स्तर को नियंत्रित करने की व्यवस्था और घाट होने की बात भी कही। हालांकि जैसा हमने पहले कहा, इस व्याख्या पर बहस है। कुछ इसे सिंचाई तालाब मानते हैं। अब आते हैं धोलावीरा पर। ये तो कच्छ के रण में है। हाँ, कच्छ के खादिरबेट द्वीप पर धोलावीरा अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन का बहुत इस्तेमाल हुआ है। इसका लेआउट भी बाकी शहरों से अलग है। कैसे अलग है? इसमें एक बाहरी दीवार के अंदर 3 मुख्य हिस्से थे। सबसे ऊंचा और मजबूत सिटाडेल, जिसे एक्रोपोलिस भी कहते हैं, उसके नीचे एक बेली परकोटा, फिर मिडिल टाउन मध्य शहर, और सबसे बाहर लोअर टाउन निचला शहर। एक्रोपोलिस और मध्य शहर के बीच एक बड़ा खुला मैदान था, जिसे स्टेडियम कहा गया है। शहर के बाहर भी कुछ बसावट थी। एक्रोपोलिस पे क्या खास था? ये काफी बड़ा था। इसके भव्य प्रवेश द्वार थे। यहाँ पॉलिश किए हुए पत्थर के स्तंभों के अवशेष मिले हैं। और सबसे सनसनीखेज खोज थी एक साइन बोर्ड, लकड़ी के तख्ते पर जिप्सम से बनाए गए 10 बड़े हड़प्पा लिपि के चिन्ह, जो शायद उत्तरी गेट के ऊपर लगा रहा होगा। यहाँ कुआं, नालियां और बड़ी इमारतें भी थीं। मध्य शहर और निचला शहर? मध्य शहर भी दीवार से घिरा था, उसके अपने प्रवेश द्वार थे। निचले शहर में सामान्य घर और शिल्प क्षेत्र थे। धोलावीरा के बाहर एक कब्रिस्तान भी मिला है, जहां पत्थर से बने गड्ढे हैं, पर कंकाल नहीं मिले। शायद ये स्मारक सेनोटेप्स थे। धौलावीरा की जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी बहुत सुना है। वो वाकई प्रभावशाली हैं। शहर के दोनों तरफ छोटी नदियां थीं, मनहर और मंदसर। उन पर बांध बनाकर और नहरें निकालकर पानी को शहर के अंदर बने बड़े बड़े जलाशयों और कुंडों में जमा किया जाता था। ये पत्थर काटकर बनाए गए थे और जल संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है। आखिर में अलादीनों का जिक्र करते हैं। ये तो छोटा गांव था। हाँ, कराची के पास एक छोटा किलेबंदी रहित गांव था। घर मिट्टी के ईंट के थे, जिनकी नींव पत्थर की थी। कुछ विशेष इमारतें भी मिली। यहाँ कई कुएं मिले हैं जिनका व्यास बहुत कम था, जिसे सिंचाई के लिए इस्तेमाल का अनुमान लगाया गया है। और कलाकृतियां, तांबे की वस्तुएं, मोहरें, खिलौने मिले हैं। और सबसे खास है आभूषणों का एक जखीरा, होड़, सोने, चांदी, कांस्य और कीमती पत्थरों के बने गहने, जिसमें एक बेल्ट और कई हार थे। इसका क्या मतलब है? ये दिखाता है कि धन और कीमती वस्तुएं सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी। छोटे गांवों में भी संपन्न लोग रहते थे। ये तो हुई कुछ प्रमुख बस्तियों की बात। अब जरा हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह आधार, सबसिस्टेंस बेस की विविधता पर नजर डालते हैं। मतलब वो खाते क्या थे, उगाते क्या थे, पालते क्या थे? हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़े और विविध भौगोलिक क्षेत्र में फैली थी, जिसमें अलग अलग तरह के इकोलॉजिकल जोन्स थे। इसी विविधता के कारण उनका निर्वाह आधार, सबसिस्टेंस बेस भी काफी डाइवर्स था, जिसने शायद उनकी स्थिरता, रेजिलियंस में योगदान दिया। मुख्य आधार क्या थे? मुख्य आधार थे एग्रीकल्चर, कृषि और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। लेकिन हंटिंग, शिकार और फिशिंग, मछली पकड़ना भी महत्वपूर्ण थे। इसकी जानकारी हमें जले हुए अनाज के दानों, जानवरों की हड्डियों, मुहरों पर बने चित्रों और पुरातात्विक खोजों से मिलती है। क्या उस समय का पर्यावरण आज जैसा ही था या ज्यादा नमी वाला था? इस पर बहस है। एनवायरमेंट डिबेट। व्हीलर और पिगॉट जैसे शुरुआती विद्वानों ने माना था कि तब ज्यादा बारिश होती थी, वेटर क्लाइमेट था, क्योंकि उन्हें लगता था कि पकी ईंटों के लिए बहुत लकड़ी चाहिए होती होगी और कुछ जानवर जैसे गैंडा या हाथी ज्यादा नमी वाले इलाकों में रहते हैं। लेकिन बाद के अध्ययनों ने इन तर्कों को काटा है। तो फिर क्या माना जाता है? कुछ मानते हैं कि जलवायु लगभग वैसी ही थी। राजस्थान की झीलों से मिले पराग कणों, पॉलन एनालिसिस के आधार पर गुरदीप सिंह ने एक नम चरण का सुझाव दिया था, पर हाल के एंजिल के अध्ययन ने उसे नकारा है। तो ये मामला अभी अनसुलझा, अनरिजॉल्व्ड है। फसलें कौन कौन सी उगाते थे?
क्रॉप्स। बोरी थी, रीजनल वेरिएशंस थी। मुख्य फसलें थीं वीट गेहूं और बार्ली जौ। इनके अलावा सेसमम तिल, सरसों, खजूर, मटर भी उगाते थे। गुजरात जैसे इलाकों में मिलेट्स बाजरा जैसे रागी, ज्वार, बाजरा महत्वपूर्ण थे। लोथल और रंगपुर से राइस चावल के भी सबूत मिले हैं, हालांकि ये शायद कम फैला हुआ था। कॉटन कपास भी उगाते थे, जिसके वो शायद दुनिया के सबसे पुराने उत्पादक थे। हाल में बालू से लहसुन गार्लिक के भी अवशेष मिले हैं। क्या वो साल में 2 फसलें लेते थे, खरीफ और राबी? इसका अनुमान लगाया जाता है। गेहूं और जौ रबी की फसलें हैं, सर्दियों में बोई जाती हैं, जबकि बाजरा और चावल खरीफ की, गर्मियों में बोई जाती हैं। तो शायद वो दोनों मौसमों में खेती करते थे। खेती की तकनीकें, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स क्या थी? हल, प्लाव का इस्तेमाल होता था। इसका सबूत कालीबंगन में मिला जुता हुआ खेत है, जहां 2 दिशाओं में हल रेखाएं बनी हैं, शायद 2 फसलें एक साथ उगाने के लिए। बनावली और बहावलपुर से हल के टेराकोटा मॉडल भी मिले हैं। खेतों में नमी बनाए रखने के लिए शायद मेड़ या बंड्स का इस्तेमाल होता था। क्या सिंचाई इरिगेशन होती थी? अफगानिस्तान में शौर्तुगही में नहरों केनाल्स के अवशेष मिले हैं। बाकी इलाकों में नहरों के स्पष्ट प्रमाण कम हैं। शायद बाढ़ के मैदानों में खेती होती थी या कुओं और जलाशयों से सिंचाई होती थी। इस पर अभी और शोध की जरूरत है। खेती के अलावा शिकार, हंटिंग का क्या महत्व था? हाँ, शिकार भी होता था। बस्तियों से बहुत से जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं, हिरण, सुअर, पक्षी, कछुए, घड़ियाल आदि। गैंडा, हाथी, ऊंट और बाघ, टाइगर की हड्डियां या चित्रण दुर्लभ हैं। नदी और समुद्र से क्या मिलता था? रिवराइन मरीन रिसोर्सेस? नदियां और समुद्र भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत थे। फिश, मछली की हड्डियां आम हैं। गुजरात के तट पर मॉलस्क्स, शंख, सीप आदि भी खाए जाते थे। शायद सूखी मछली का व्यापार भी होता था। कौन कौन से जानवर पालते थे? डोमेस्टिकेशन। सबसे महत्वपूर्ण थे मवेशी, कैटल, कुबड़ वाले, हम्प्ड, और बिना कुबड़ वाले हम्पलेस दोनों तरह के बैल। बफलो, भैंस भी पाली जाती थीं। शीप, भेड़ और गोट, बकरी भी आम थी। डॉग, कुत्ता भी पालतू था। इन जानवरों का इस्तेमाल दूध, मांस, खाल, ऊन और परिवहन खेती के लिए होता था। घोड़े, हॉर्स का क्या सीन था? ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हाँ, हॉर्स कंट्रोवर्सी बहुत पुरानी है। दिक्कत यह है कि घोड़े इक्वस कबैलिस और जंगली गधे इक्वस हेमियोनिस की हड्डियों में फर्क करना मुश्किल होता है। कुछ साइट्स जैसे सुरकोटरा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन से घोड़े की हड्डियां रिपोर्ट की गई हैं। तो क्या हड़प्पावासी घोड़े का इस्तेमाल करते थे? इस पर विशेषज्ञों में मतभेद हैं। बुकानई जैसे विद्वान मानते हैं कि हाँ, घोड़ा मौजूद था, लेकिन मैडो और पटेल जैसे विद्वान ज्यादातर रिकॉर्ड की गई हड्डियों को या तो जंगली गधे की मानते हैं या बाद के समय की मिलावट। राना घुंडई से मिली हड्डियों को भी अब घोड़े का नहीं माना जाता। कुल मिलाकर अगर घोड़ा था भी तो उसका महत्व बहुत कम, मिनिमल था। मैच्योर हड़प्पन दौर में घोड़ा केंद्रीय भूमिका में नहीं था। हाल में शिकारपुर, गुजरात से हड्डियों का विश्लेषण हुआ है, उससे क्या पता चला? हाँ, शिकारपुर की हड्डियों का विस्तृत अध्ययन हुआ है। उसमें कई प्रजातियां मिली, पालतू और जंगली दोनों। पालतू जानवरों में मवेशियों का दबदबा था, खासकर वयस्क नर पशुओं का, जो शायद कृषि या परिवहन में इस्तेमाल होते थे। भेड़ बकरी भी थीं। दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ जंगली जानवरों जैसे हिरण, सुअर का अनुपात बढ़ा, शायद स्थानीय पर्यावरण में बदलाव या शिकार पर निर्भरता बढ़ने के कारण। ये तो हुई खाने पीने और जानवरों की बात। अब आते हैं हड़प्पा के शिल्प और तकनीकों, क्राफ्ट्स एंड टेक्निक्स पर। ये तो उनकी एक बड़ी खासियत थी। बिल्कुल, हड़प्पन्स तकनीकी रूप से काफी परिष्कृत, टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड थे। उनके शिल्प में मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन और बड़े पैमाने पर उत्पादन, मास प्रोडक्शन दिखता है। कुछ साइट्स खास चीजों के उत्पादन में विशेषज्ञता, साइट स्पेशलाइजेशन रखती थीं, और शिल्प उत्पादन अक्सर बस्तियों के खास इलाकों, क्राफ्ट लोकलाइजेशन में होता था। सबसे पहले मिट्टी के काम, सिरेमिक्स की बात करते हैं। पॉटरी, मिट्टी के बर्तन सबसे आम शिल्प था। ज्यादातर बर्तन चाक, व्हील थ्रोन पर बनते थे, अच्छी तरह पकाए जाते थे और लाल रंग के होते थे, जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे। ज्यामितीय पैटर्न, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कई तरह के आकार थे। मटके, थालियां, कटोरे, जार, ग्लास। कुछ बर्तन खास कामों के लिए थे, जैसे छेद वाले बर्तन, शायद छानने या भाप देने के लिए। टेराकोटा की और क्या चीजें बनाते थे? टेराकोटा की मूर्तियां बनाते थे, खासकर मातृदेवी, मदर गॉडेस और जानवरों की।
खिलौने बनाते थे, गाड़ियां, जानवर, सीटियां, चूड़ियां, कंगन और शायद मुखौटे, मास्क्स भी बनाते थे। और वो चमकदार चीजें, फायंस। हाँ, फाइन्स। ये पिसी हुई रेत या सिलिका को मिलाकर, चिपकाकर और फिर पकाकर बनाया जाता था, जिससे एक चमकदार कांच जैसी सतह बनती थी, अक्सर नीले या हरे रंग की। इससे छोटे बर्तन, मनके, चूड़ियां और सजावटी चीजें बनती थी। ये एक जटिल प्रक्रिया थी। स्टोनवेयर बैंगल्स, पत्थर की चूड़ियां। हाँ, ये बहुत ऊंची आंच पर पकाई गई मिट्टी की चूड़ियां होती थी, जो पत्थर जैसी सख्त हो जाती थी। इन पर अक्सर लाल या काली पॉलिश होती थी और कभी-कभी लिखावट भी। ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में ज्यादा मिली हैं। पत्थर का और क्या काम होता था? स्टोन वर्क? चिनाई, मेसनरी का काम तो था ही, खासकर धोलावीरा में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था चर्ट ब्लेड्स का उत्पादन। ये रोहड़ी हिल्स, सिंध से लाए गए चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे और शायद काटने के औजार के रूप में इस्तेमाल होते थे। इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। धातु का काम, कॉपर ब्रॉन्ज मेटलर्जी। हड़प्पावासी तांबा और कांसे, ब्रॉन्ज, तांबे और टिन का मिश्रण का इस्तेमाल करते थे। अलॉइंग यानी मिश्र धातु बनाना जानते थे। हालांकि कांसे का इस्तेमाल मेसोपोटामिया जितना नहीं था, शायद टिन की कमी रही हो। क्या बनाते थे इससे? आर्टिफैक्ट्स। औजार बनाते थे, कुल्हाड़ियां, छेनी, चाकू, भाले, तीर। बर्तन भी बनाते थे, गहने, मूर्तियां, जैसे मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल। तकनीकें जानते थे, जैसे ढलाई, कास्टिंग, गढ़ाई, फोर्जिंग, चादर बनाना, शीट मेटिंग। कई जगहों से तांबे की वस्तुओं के ढेर, होर्ड्स मिले हैं। और सोना, चांदी, सीसा, गोल्ड, सिल्वर, लेड, लोहा, आयरन। गोल्ड, सोना और सिल्वर, चांदी का इस्तेमाल मुख्य था। ज्वेलरी, आभूषण बनाने के लिए होता था, हार, कंगन, झुमके, मनके। सीसा, लेड भी मिलता है। लोहे, आयरन का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता में नहीं होता था। हालांकि लोथल से एक दो संदिग्ध चीजें मिली हैं, पर वो शायद बाद की हो सकती हैं। आयरन एज बाद में शुरू हुआ। मोहरे बनाना, सील मेकिंग, ये तो उनका सिग्नेचर क्राफ्ट है। बिल्कुल। सील्स ज्यादातर वर्गाकार होती थीं और मुलायम पत्थर, स्टीयटाइट, सेल खड़ी से बनती थीं। पत्थर को काटकर आकार देकर उस पर आकृति और लिखावट उकेरी जाती थी। फिर उसे मुलायम करने के लिए गर्म किया जाता था और ऊपर एक चमकीली परत चढ़ाई जाती थी। क्या रूपांकन मोटीज होते थे इन पर? सबसे आम रूपांकन है एक सींग वाला जानवर, द यूनिकॉर्न, जो शायद काल्पनिक था। इसके अलावा कुबड़ वाला बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा, हिरण, घड़ियाल भी मिलते हैं। कुछ मोहरों पर पेड़, मानव आकृतियां या पौराणिक दृश्य भी हैं और लगभग हर मोहर पर हड़प्पा लिपि में कुछ लिखा होता था। ऊपर एक छेद होता था, शायद धागा डालकर पहनने या लटकाने के लिए। मन के बनाना, बीड मेकिंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, हड़प्पावासी तरह तरह के पदार्थों से खूबसूरत मनके बनाते थे। सोना, चांदी, तांबा, शंख, हाथी दांत, फाइनेंस, टेराकोटा और सबसे ज्यादा कीमती पत्थर, कार्नेलियन, जैस्पर, एगेट, स्टीयटाइट, लाजावर्द, फिरोजा। सबसे खास कौन से थे? सबसे मशहूर हैं उनके लंबे पतले गहरे लाल रंग के कार्नेलियन मनके, लॉन्ग बैरल सिलेंडर कार्नेलियन बीड्स। इन्हें बनाना बहुत मुश्किल और समय लेने वाला काम था। पत्थर को गर्म करके रंग गहरा करना, फिर उसे धीरे धीरे घिसकर आकार देना और फिर उसमें बहुत बारीक छेद करना। छेद कैसे करते थे? ड्रिल। हाँ। इसके लिए खास तरह की ड्रिल इस्तेमाल होती थी, जिसे अर्नेस्टाइट कहा गया है। खंबात, गुजरात में आज भी पारंपरिक तरीके से कार्नेलियन मनके बनते हैं, जिससे हमें हड़प्पा की प्रक्रिया का अंदाजा लगता है। इसमें बहुत कौशल, समय और धैर्य लगता था, इसलिए ये मनके बहुत कीमती रहे होंगे। कुछ नकली इमिटेशन मनके भी मिले हैं। क्या इसके कारखाने थे? हाँ, चन्नुदड़ो और लोथल जैसी जगहों पर मनके बनाने के कारखाने, फैक्ट्रीज मिले हैं, जहां उत्पादन संगठित तरीके से होता था। शंख, हड्डी और हाथी दांत का काम। शेल, बोन, आइवरी वर्किंग। शंख, शेल से चूड़ियां, कंगन, चम्मच, सजावटी टुकड़े बनते थे। बालाकोट और नागेश्वर इसके प्रमुख केंद्र थे। हड्डी, बोन और हाथी दांत, आइवरी से भी सुइयां, कंघे, पिन, पासे और सजावटी वस्तुएं बनती थीं। कपड़े, टेक्सटाइल्स। हाँ, क्या वो कपड़े बनाते थे? हाँ, कपड़ों के प्रत्यक्ष अवशेष तो बहुत कम मिलते हैं क्योंकि वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मोहनजोदाड़ो से चांदी के बर्तन से चिपके हुए कपास के टुकड़े मिले हैं।
मूर्तियों पर कपड़े और शॉल दिखाए गए हैं। तकलियां, स्पिंडल वर्ल्स मिली हैं जो सूत काटने का सबूत है, तो वे कपास और शायद ऊन के कपड़े बुनते थे। टोकरियां और चटाइयां, बास्केट्स एंड मैट्स भी बनाते होंगे। आपने मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन की बात की थी। बाट और माप में ये कैसे दिखता है? वेट्स एंड मेजर्स में गजब का मानकीकरण था। घनाकार क्यूबिकल बाट मिले हैं जो चट पत्थर के बने होते थे। इनका वजन एक निश्चित प्रणाली सिस्टम पर आधारित था जो शायद बाइनरी और डेसिमल दोनों का मिश्रण था। 1.2, 4, 8, 16, 32, फिर 160, 320, 640। ये बाट बहुत सटीक होते थे। तराजू स्केल्स के भी अवशेष मिले हैं जो तांबे या हाथी दांत के बने होते थे। इस मानकीकरण का मतलब क्या है? क्या ये किसी केंद्रीय सत्ता, स्टेट कंट्रोल का सबूत है? ये एक संभावना है कि बाट, ईंटों, मोहरों आदि में मानकीकरण किसी केंद्रीय राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किया गया हो। लेकिन यह भी हो सकता है कि ये कारीगरों के अपने नेटवर्क या व्यापार की जरूरतों के कारण विकसित हुआ हो। इस पर बहस जारी है। मूर्तिकला, स्कल्पचर के बारे में भी बात करनी चाहिए। वो पुजारी राजा वाली मूर्ति। हाँ, हड़प्पा सभ्यता से हमें पत्थर और धातु की कुछ बेहतरीन मूर्तियां मिली हैं, हालांकि संख्या में कम है। पत्थर की मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो से मिली प्रीस्ट किंग, पुजारी राजा की मूर्ति। ये स्टेटाइट की बनी है। इसमें एक व्यक्ति को शॉल ओढ़े दिखाया गया है जिसके माथे पर पट्टी बंधी है। एक और लाल पत्थर का पुरुष धड़, टॉर्सो, हड़प्पा से मिला है जो बहुत यथार्थवादी है। और धातु की? धातु की मूर्तियों में सबसे मशहूर है मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की डांसिंग गर्ल, नृत्य करती लड़की की मूर्ति। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी है और बहुत जीवंत लगती है। इसके अलावा कुछ और धातु की मूर्तियां भी मिली हैं। ये तो हुई शिल्प की बात। अब व्यापार, ट्रेड पर आते हैं। इतना सारा कच्चा माल आता कहाँ से था और बना हुआ सामान जाता कहाँ था? हड़प्पा सभ्यता का व्यापार नेटवर्क बहुत विस्तृत था, आंतरिक भी और लंबी दूरी का भी, इंटरनल एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। ये शायद वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम पर आधारित था, हालांकि मोहरों का कुछ भूमिका रही होगी। कच्चा माल कहाँ से आता था? रॉ मटेरियल सोर्सिंग। अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों से आती थी। चर्ट पत्थर सिंध की रोडी हिल से, तांबा राजस्थान की खेतरी खदानों से और शायद ओमान से भी, सोना कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से या अफगानिस्तान से, कीमती पत्थर जैसे लाजवर्द अफगानिस्तान के बदख्शां से, फिरोजा ईरान या मध्य एशिया से, कार्नेलियन गुजरात से, शंख गुजरात के तट से, लकड़ी हिमालय या गुजरात के जंगलों से। क्या खाने पीने की चीजों का भी व्यापार होता था? हाँ, अनाज, मछली आदि का भी व्यापार होता होगा, शहरों और गांवों के बीच और शायद दूर के इलाकों से भी। सामान ले जाने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? ट्रांसपोर्ट। जमीन पर ठोस पहियों वाली बैलगाड़ियां, बुलक कार्ट्स इस्तेमाल होती थी, जिनके टेराकोटा मॉडल मिले हैं। बोझ ढोने वाले जानवर, पैक एनिमल जैसे बैल भी इस्तेमाल होते होंगे। नदियों और समुद्र के रास्ते नावों, बोट्स का इस्तेमाल होता था। मोहरों पर नावों के चित्र मिले हैं। कुछ सपाट तले वाली नदी की नावें हैं, कुछ शायद समुद्री जहाज से थे। इनका पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन करना मुश्किल है, पर नदियां, खासकर सिंधु और उसकी सहायक नदियां, महत्वपूर्ण मार्ग रही होंगी। जमीनी रास्ते भी थे। नयनजोत लाहिरी जैसे विद्वानों ने इन मार्गों का अध्ययन किया है और दिखाया है कि कैसे ये मार्ग बाद के ऐतिहासिक कालों में भी चलते रहे हैं। कुछ बस्तियां शायद रणनीतिक व्यापारिक पड़ाव, स्ट्रेटेजिक ट्रेड पोस्ट्स रही होंगी। तटीय मार्ग, कोस्टल रूट्स भी गुजरात और मकरान तट पर महत्वपूर्ण थे। और लंबी दूरी का व्यापार, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, इसके क्या सबूत हैं? इसके कई तरह के सबूत हैं। विदेशों में हड़प्पा की बनी चीजों का मिलना, जैसे मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मोहरें, मनके। हड़प्पा स्थलों पर विदेशी चीजों का मिलना, जैसे लाजवर्द, फिरोजा और मेसोपोटामिया जैसे समकालीन सभ्यताओं के लिखित ग्रंथों में उल्लेख। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया और ईरान से व्यापार के क्या सबूत है? तुर्कमेनिस्तान में अल्तिनदेपे जैसी जगहों से हड़प्पा जैसी चीजें मिली हैं। ईरान के साथ भी संपर्क था। और सबसे महत्वपूर्ण है उत्तरी अफगानिस्तान में शौटुघई का स्थल। शौटुघई क्यों महत्वपूर्ण है? शौटुघई ऑक्सिस नदी, आमू दरिया के पास स्थित है और यहाँ हड़प्पा की लगभग सभी चीजें मिली हैं। बर्तन, मोहरें, मनके, ईंटें। ये शायद लाजवर्द के स्रोत के पास एक हड़प्पा व्यापारिक चौकी, ट्रेडिंग आउटपोस्ट थी। यहाँ सिंचाई नहरों के भी सबूत मिले हैं। पर्शियन गल्फ के साथ फारस की खाड़ी के द्वीपों जैसे बहरीन, प्राचीन दिलमुन और फैल्का से हड़प्पा या हड़प्पा प्रभावित मोहरें और बाट मिले हैं।
ये शायद मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में बिचौलिए का काम करते थे। ओमान के साथ, जिसे शायद प्राचीन मगन माना जाता है। हाँ, ओमान के रास अल जुनेज जैसे स्थलों से हड़प्पा के बर्तन, खासकर बड़े स्टोरेज जार मिले हैं जिन पर हड़प्पा लिपि भी है। ओमान से शायद तांबा हड़प्पा आता था। यहाँ से मिली कुछ मोहरें और धातु की वस्तुएं भी हड़प्पा से जुड़ी हो सकती हैं। आयात निर्यात क्या था, इस पर बहस है। और मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया ये सबसे चर्चित है। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों सबूत हैं। साहित्यिक सबूत हैं लगभग 2350 बीसी के अक्कड़ के राजा सारगोन के ग्रंथ, जिनमें डिलमुन शायद बहरीन, मगन शायद ओमान यूएई और मेलुहा लगभग निश्चित रूप से हड़प्पा क्षेत्र से जहाज आने का जिक्र है। और पुरातात्विक सबूत? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मेसोपोटामिया के शहरों जैसे उर, किश, लगाश से हड़प्पा की मोहरें, गोल फारस की खाड़ी वाली मोहरें भी, कार्नेलियन मन के पासे और शायद हड़प्पा के व्यापारी भी मिले हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस व्यापार का पैमाना, स्केल कितना बड़ा था? इस पर भी बहस है। रत्नागर जैसे विद्वान इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि चक्रवर्ती और शाफर जैसे विद्वान मानते हैं कि इसका महत्व शायद कम था और हड़प्पा सभ्यता का विकास मुख्यतः आंतरिक कारकों पर निर्भर था। हड़प्पा से क्या निर्यात होता था? एक्सपोर्ट्स और आयात, इंपोर्ट्स? हड़प्पा से शायद कपास, लकड़ी, अनाज, मोर, हाथीदांत, शंख, कार्नेलियन मन के, तांबा निर्यात होता था। आयात में शायद टिन, चांदी, सोना, लाजवर्द, फिरोजा जैसी चीजें आती थी। ये व्यापार कब ज्यादा हुआ? क्रोनोलॉजी? ये व्यापार मुख्यतः मिचोर हड़प्पन काल में, खासकर 2350 बीसी के बाद ज्यादा सक्रिय लगता है। रास्ते कौन से थे? रूट्स, जमीनी या समुद्री। दोनों रास्ते इस्तेमाल होते थे। ओवरलैंड रूट्स बलूचिस्तान और ईरान से होकर जाते थे। मैरीटाइम रूट्स अरब सागर के रास्ते फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया तक जाते थे। लोथल जैसी जगहों को बंदरगाह माना जाता है। ये व्यापार नेटवर्क हड़प्पा सभ्यता की जटिलता और पहुंच को दिखाता है। अब आते हैं एक और रहस्यमयी पहलू पर, उनकी लिपि, राइटिंग। आपने बताया कि ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हाँ, द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड, और ये भी निश्चित नहीं है कि वो कौन सी भाषा, लैंग्वेज लिखते थे। कुछ विद्वान इसे द्रविड़ भाषा परिवार से जोड़ते हैं, कुछ इसे इंडो आर्यन से, कुछ किसी और अज्ञात भाषा से। कोई भी दावा अभी तक सर्वमान्य नहीं हुआ है। इस लिपि के बारे में हमें क्या पता है? आंकड़े, स्टेटिस्टिक्स? लगभग 4000 लिखी हुई वस्तुएं मिली हैं, ज्यादातर मोहरें और उनकी छापें। ये पूरे हड़प्पा क्षेत्र में फैली हुई हैं, लेकिन मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से सबसे ज्यादा मिली हैं। लिखावटें बहुत छोटी होती हैं, औसतन 5 चिन्हों की। सबसे लंबी लिखावट में करीब 26 चिन्ह हैं, जो धौलावीरा के साइन बोर्ड पर मिले हैं। लिपि की विशेषताएं क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स? ये एक विकसित लिपि लगती है। इसका कोई आदिम रूप नहीं मिला है, हालांकि अर्ली हड़प्पन में कुछ संकेत मिलते हैं। इसमें लगभग 400 चिन्ह, साइंस हैं, जो इसे पूरी तरह से वर्णमाला, अल्फाबेटिक या शब्दांश सिलैबिक होने से रोकते हैं। ये शायद लोगोसिलैबिक थी, जिसमें कुछ चिन्ह पूरे शब्द या विचार दर्शाते थे और कुछ ध्वनि। किस दिशा में लिखी जाती थी? डायरेक्शन? ज्यादातर दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, जैसे अरबी या उर्दू। कुछ द्विदिशात्मक बाउस्टोफिडॉन उदाहरण भी हैं, एक लाइन दाएं से बाएं, अगली बाएं से दाएं। इसका इस्तेमाल किस लिए होता था? फंक्शंस? सबसे ज्यादा इस्तेमाल मोहरों, सील्स और उनकी छापों, सीलिंग्स पर हुआ है। मोहरें शायद पहचान बताने, ओनरशिप, व्यापारिक माल को प्रमाणित ऑथेंटिकेशन या टोकन के रूप में इस्तेमाल होती थी। कुछ शायद ताबीज, एमुलेट्स का काम भी करती थी। और कहाँ मिली है लिखावट? छोटी आयताकार पट्टिकाओं, मिनिएचर टैबलेट्स पर मिली है, जो शायद फायंस या टेराकोटा की बनी होती थी। तांबे की पट्टिकाओं, कॉपर टैबलेट्स पर भी लिखावट और चित्र मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों पर भी निशान या नाम खुदे मिलते हैं, कुछ पकाने से पहले, कुछ बाद में। क्या व्यक्तिगत वस्तुओं पर भी लिखते थे? हाँ, चूड़ियों, औजारों, हड्डी की सुइयों पर भी लिखावट मिली है, जो शायद व्यक्तिगत नाम या स्वामित्व दर्शाती हो, या फिर उनका कोई जादुई धार्मिक महत्व रहा हो। और धौलावीरा का साइन बोर्ड? वो शायद किसी सार्वजनिक इमारत या गेट पर लगा था, जो नागरिक उपयोग, सिविक यूज का संकेत देता है। तो क्या समाज में साक्षरता, लिटरेसी फैली हुई थी? ये कहना मुश्किल है। लिखावट ज्यादातर ऐसी चीजों पर मिली है जो प्रशासन या व्यापार से जुड़ी लगती हैं। आम लोगों में साक्षरता कितनी थी, पता नहीं। ये भी संभव है कि वो कपड़े या पत्तों जैसी नाशवान चीजों, पेरिशेबल मटेरियल्स पर भी लिखते हों, जो अब बची नहीं है। इस लिपि का होना क्या दर्शाता है?
इम्प्लीकेशंस। लेपी का होना एक जटिल समाज, एकीकरण, इंटीग्रेशन और शहरी जीवन, अर्बन कॉन्टेक्स्ट का प्रतीक है। और जब मिचोर हड़प्पन सभ्यता का पतन हुआ तो ये लिपि भी गायब हो गई, जो शायद शहरी संस्थाओं के टूटने का संकेत है। ये वाकई एक बड़ा रहस्य है, काश ये पढ़ी जा सके। चलिए अब उनके धार्मिक और अंत्येष्टि प्रथाओं, रिलीजियस एंड फ्यूनररी प्रैक्टिसेस पर बात करते हैं। हम उनके विश्वासों के बारे में क्या जानते हैं? ये एक और मुश्किल क्षेत्र है, क्योंकि हमारे पास लिखित ग्रंथ नहीं हैं, तो हमें पुरातात्विक सबूतों, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की व्याख्या करनी पड़ती है, जो अक्सर सब्जेक्टिव, व्यक्तिपरक हो सकती है। सर जॉन मार्शल ने शुरुआत में एक ढांचा, फ्रेमवर्क दिया था, जो आज भी प्रभावशाली है, पर उसकी आलोचना भी होती है। मार्शल ने क्या कहा था और आलोचना क्यों? मार्शल ने हड़प्पा धर्म की तुलना बाद की हिंदू धर्म से की और कई समानताएं बताईं, जैसे मातृ देवी पूजा, शिव जैसे देवता, पशुपति, लिंग पूजा, प्रकृति पूजा आदि। आलोचना इसलिए होती है क्योंकि ये व्याख्याएं बाद के धर्म को अतीत पर थोपने, प्रोजेक्टिंग लेटर बिलीव्स ऑन टू द पास्ट जैसा है, और सबूतों की ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस भी हो सकती हैं। तो मातृ देवी, फीमेल गॉडेसेस या फर्टिलिटी कल्ट के क्या सबूत हैं? बहुत सारी टेराकोटा की नारी मूर्तियां मिली हैं, खासकर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से। इन्हें अक्सर मातृ देवी या प्रजनन क्षमता की देवी माना जाता है, लेकिन ये सभी मूर्तियां एक जैसी नहीं हैं। कुछ शायद खिलौने या सामान्य महिलाओं का चित्रण हो। इनका वितरण भी असमान है, गुजरात वगैरह में कम मिलती हैं, तो ये मामला उतना सीधा नहीं है। और पुरुष देवता, वो पशुपति सील? हाँ, मोहनजोदड़ो से मिली एक प्रसिद्ध मुहर पर एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा है। सिर पर सींग वाला मुकुट है और उसके चारों ओर 4 जानवर हैं, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा। नीचे 2 हिरण हैं। मार्शल ने इसे पशुपति, पशुओं का स्वामी, या आद्य शिव, प्रोटो शिवा कहा। क्या ये व्याख्या सही है? इस पर भी बहस है। क्या वो सच में देवता है? क्या वो पुरुष है या महिला? क्या वो योगी है? क्या वो जानवर सच में उसके नियंत्रण में है? कुछ विद्वान इसे अर्ली हड़प्पन सींग वाले देवता के मोटिव से जोड़ते हैं, जो शायद शक्ति या पवित्रता का प्रतीक रहा हो। लिंग और योनि पूजा, लिंगा योनि वर्शिप। मार्शल ने कुछ चिकने, गोल या छेद वाले पत्थरों को लिंग और योनि मानकर शिव शक्ति पूजा का प्राचीन रूप बताया था, लेकिन डेल्स जैसे विद्वानों ने इसे चुनौती दी है। उनका मानना है कि ये पत्थर शायद किसी खेल की गोटियां या वास्तुकला के हिस्से रहे हों। हालांकि कालीबंगन से मिले कुछ सबूत शायद लिंग पूजा की ओर इशारा करते हैं। प्रकृति पूजा, नेचर वर्शिप, इसके संकेत ज्यादा स्पष्ट हैं। पीपल के पेड़, पीपल ट्री को अक्सर मोहरों पर या बर्तनों पर पवित्र रूप में दर्शाया गया है। जानवरों की पूजा भी होती होगी, खासकर कुबड़ वाला बैल, हम्प्ड बुल, जो मोहरों पर सबसे शक्तिशाली रूप में दिखाया गया है। यूनिकॉर्न का क्या महत्व था, ये स्पष्ट नहीं है। कुछ समग्र जीव, कॉम्पोजिट क्रिएचर्स, आधे मानव आधे जानवर, भी मोहरों पर मिलते हैं, जो शायद पौराणिक कथाओं से जुड़े हों। ताबीज, एम्यूलेट्स और स्वास्तिका। हाँ, कई छोटी वस्तुएं मिली हैं जो शायद ताबीज का काम करती थी। स्वास्तिक का चिन्ह भी मोहरों और बर्तनों पर मिलता है, जो शायद शुभता का प्रतीक था। कुछ मुखौटे, मास्क्स और कठपुतलियां, पपेट्स भी मिली हैं, जिनका धार्मिक या अनुष्ठानिक उपयोग हो सकता है। अग्निवेदियां, फायर ऑल्टर्स, ये कहाँ मिली है? ये कालीबंगन की एक प्रमुख विशेषता है। गढ़ के दक्षिणी हिस्से में एक कतार में 7 वेदियां मिलीं और निचले शहर में भी घरों के अंदर मिली। इनमें राख, कोयला और टेराकोटा केक मिले हैं। ये शायद अग्नि पूजा या किसी तरह के हवन या बलिदान से जुड़ी थीं। लोथल, नागेश्वर, बनावली जैसी कुछ और जगहों पर भी ऐसी संरचनाएं मिली हैं, पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में नहीं। तो ये एक क्षेत्रीय विशेषता हो सकती है। और मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, हाँ, विशाल स्नानागार का उपयोग शायद किसी तरह के अनुष्ठानिक स्नान, रिचुअल बेथिंग के लिए होता था, जो पवित्रता से जुड़ा हो सकता है, जैसा आज भी भारतीय परंपराओं में होता है। क्या बलिदान, सैक्रिफाइस के भी सबूत हैं? कालीबंगन में गड्ढे से मवेशियों की हड्डियां मिली हैं, जो पशु बलि का संकेत हो सकता है। मानव बलि के बारे में कुछ अटकलें लगाई गई हैं, पर कोई ठोस सबूत नहीं है। अब आते हैं अंत्येष्टि प्रथाओं, फ्यूनररी प्रैक्टिसेस पर। मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? ज्यादातर जानकारी कब्रिस्तानों, सेमेट्रीज से मिलती हैं, जो आमतौर पर बस्तियों के बाहर होते थे। सबसे आम तरीका था विस्तारित शव दफन, एक्सटेंडेड इन्यूमेशन, जिसमें शव को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर गड्ढे में दफनाया जाता था।
क्या शव के साथ कुछ सामान भी रखते थे, ग्रेव गुड्स? हाँ, शव के साथ मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे, शायद उनमें भोजन और पानी होता था। कभी कभी व्यक्तिगत गहने जैसे चूड़ियाँ, मनके, तांबे के दर्पण भी मिलते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया या मिस्र की तुलना में ग्रेव गुड्स बहुत कम और साधारण होते थे, जो शायद उनकी मृत्यु के बाद जीवन की अलग अवधारणा को दर्शाता है। क्या दफनाने के तरीकों में भिन्नता थी, वेरिएशंस? हाँ, काफी भिन्नताएं थी। हड़प्पा की सेमेट्री R37 में कुछ शवों को लकड़ी के ताबूत, कॉफिन में या नरकट के कफन में लपेट कर दफनाया गया था। कालीबंगन में गोल गड्ढों में बर्तन मिले हैं, पर शव नहीं। ये शायद प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक बरियल्स थे। कुछ जगहों पर आंशिक दफन, फ्रैक्शनल बरियल्स, हड्डियों को इकट्ठा करके दफनाना, या कलश शवाधान, अर्न बरियल्स, अस्थियों को कलश में रखकर दफनाना के भी सबूत मिले हैं, जो शायद दाह संस्कार, क्रिमेशन के बाद होता था। कहीं कहीं एक ही कब्र में एक से ज्यादा शव, मल्टीपल बरियल्स भी मिले हैं। तो मतलब कोई एक तरीका नहीं था? नहीं, काफी विविधता थी, जो शायद सामाजिक स्थिति, क्षेत्रीय रिवाजों या समय के साथ बदलाव को दर्शाती है। कुल मिलाकर हड़प्पा धर्म में कई तत्व ऐसे लगते हैं जिनकी गूंज बाद की हिंदू धर्म में सुनाई देती है, लेकिन मंदिरों जैसी संरचनाओं का अभाव एक महत्वपूर्ण अंतर है। ये तो हुई उनकी मान्यताओं की बात। अब जरा उन लोगों के बारे में जानते हैं, द हड़प्पन पीपल। वो दिखते कैसे थे, पहनते क्या थे, बच्चे क्या खेलते थे? उनका रूप रंग कैसा था, ये ठीक ठीक बताना मुश्किल है। हमें मूर्तियों और मोहरों पर बने चित्रों से कुछ अंदाजा लगाना पड़ता है, पर यह कलात्मक चित्रण है, यथार्थवादी नहीं भी हो सकते। महिलाओं का चित्रण कैसा है, फीमेल अटायर अपीयरेंस? टेराकोटा मूर्तियों में महिलाओं को अक्सर कम कपड़ों में, कमर में करधनी और ढेर सारे गहने पहने दिखाया गया है। उनके सिर पर पंखे जैसी इलैबोरेट हेडड्रेस होती थी, हार, झुमके, चूड़ियां आम थीं। और पुरुष, मेल अटायर अपीयरेंस? पुरुषों को अक्सर छोटी दाढ़ी और मूंछों के साथ दिखाया गया है। बाल या तो छोटे रखे जाते थे या जूड़े में बांधे जाते थे। पुजारी राजा वाली मूर्ति में एक शॉल जैसा कपड़ा कंधे पर डाला हुआ है। पुरुष भी गहने पहनते थे। गहने किस चीज के बनते थे, ऑर्नामेंट्स? सोना, चांदी, तांबा, फ्याएंस, शंख, हड्डी, हाथी दांत और तरह तरह की कीमती और सामान्य पत्थरों के मनकों से गहने बनते थे। चूड़ियां टेराकोटा, शंख, तांबे और फ्याएंस की बनती थी। बच्चों के खिलौने? चिल्ड्रंस टॉयज। टेराकोटा के बहुत सारे खिलौने मिले हैं, पशु पक्षियों की मूर्तियां, बंदर, बैल, गिलहरी पक्षी, सीटियां, छोटी गाड़ियां, घूमने वाले खिलौने, पासे। इनसे पता चलता है कि बच्चे खेलते थे और शायद पालतू जानवर भी रखते थे। कुछ खिलौनों में हास्य, ह्यूमर का पुट भी दिखता है, जैसे हिलने वाले सिर वाले जानवर। इन चित्रणों के सामाजिक निहितार्थ, सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? महिला मूर्तियों की व्याख्या पर बहस है। क्या वो देवी हैं या आम महिलाएं? क्या वो काम करती हुई, गर्भवती या बच्चों की देखभाल करती हुई दिखाई गई हैं? कुछ दुर्लभ उदाहरण हैं जहां पुरुष को शिशु पकड़े दिखाया गया है, जो शायद पितृत्व की भूमिका को दर्शाता है। उनकी स्वास्थ्य और पोषण, हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में क्या पता चला है? कब्रिस्तानों से मिली हड्डियों के अध्ययन से काफी जानकारी मिली है। हड़प्पा के सेमेट्री R37 के विश्लेषण से पता चलता है कि लोगों की औसत आयु कम थी, शिशु मृत्यु दर ज्यादा थी। गठिया, संक्रमण, इन्फेक्शंस और पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां आम थी। दांतों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं था। क्या आबादी में विविधता थी, बायोलॉजिकल हेट्रोजिनिटी? हाँ, ऐसा लगता है कि आबादी में जैविक रूप से विविधता थी, लेकिन एक निरंतरता भी दिखती है, जो बड़े पैमाने पर बाहर से लोगों के आने का खंडन करती है। मलेरिया जैसी बीमारियां भी शायद मौजूद थीं। सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर कैसी थी? क्या समाज बटा हुआ था? हाँ, समाज निश्चित रूप से बटा हुआ था। गांव और शहर के निवासी थे। अलग अलग व्यावसायिक समूह थे, किसान, कारीगर, व्यापारी, पुजारी, शासक, श्रमिक। घरों के आकार, ग्रेव गुड्स में अंतर और कीमती वस्तुओं का मिलना सामाजिक विभेदन, सोशल डिफरेंशिएशन का सबूत है। एक संपन्न समूह, एफ्लुएंट ग्रुप जरूर था। क्या वर्ग, क्लास या जाति, कास्ट जैसी व्यवस्था थी? वर्ग या पद, रैंक के आधार पर स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन तो स्पष्ट है। जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज थी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इसके पुरातात्विक प्रमाण मिलना लगभग असंभव है। आखिर में शासक वर्ग, द रूलिंग एलीट की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कौन चलाता था? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? ये एक और बड़ा बहस का मुद्दा है। क्या हड़प्पा में एक राज्य, स्टेट था? अगर हाँ, तो उसका स्वरूप क्या था? क्या एक ही साम्राज्य था, या कई स्वतंत्र राज्य थे, या शहर राज्य थे? क्या युद्ध या संघर्ष के सबूत मिलते हैं? वॉरफेयर, कॉन्फ्लिक्ट? किलेबंदी, फोर्टिफिकेशंस तो मिलती हैं, जो शायद रक्षा का संकेत देती हैं। कुछ हथियार जैसे भाले, तीर, कुल्हाड़ी भी मिले हैं।
लेकिन युद्ध के स्पष्ट चित्रण या बड़े पैमाने पर हथियारों के जखीरे नहीं मिलते, जैसा मेसोपोटामिया या मिस्र में है। इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा समाज अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था, जबकि अन्य मानते हैं कि संघर्ष मौजूद था, पर उसके पुरातात्विक निशान कम हैं। पर ये सभ्यता लगभग 700 साल तक स्थिर रही, स्टेबिलिटी। हाँ, मैच्योर हड़प्पन फेज लगभग 700 साल तक चला, जिसमें काफी हद तक एक रूपता बनी रही। ये एक संगठित और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था की ओर इशारा करता है, भले ही उसका स्वरूप स्पष्ट ना हो। शासक कौन थे, रूलर्स? क्या वो पुजारी थे या व्यापारी या योद्धा? ये अटकलों का विषय है। क्या पुजारी राजा सच में शासक था? क्या शासन पुजारियों के हाथ में था, द थियोक्रेटिक स्टेट, या व्यापारियों के एक समूह, ओलिगार्की के हाथ में, या फिर कोई और अभिजात वर्ग था? शहरों का रखरखाव, मानकीकरण, मोहरों का नियंत्रण, ये सब किसी न किसी तरह के शासक वर्ग की भूमिका की ओर इशारा करते हैं, पर उनकी पहचान स्पष्ट नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस दी हैं, पर कोई भी सर्वमान्य नहीं है। कुछ बाहरी कारण सुझाए गए हैं, जैसे आर्यों का आक्रमण, एरियन इन्वेशन। ये व्हीलर की थ्योरी थी, जिसे अब ज़्यादातर नहीं माना जाता। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे बाढ़, मोहनजोदड़ो में बार बार बाढ़ के सबूत मिले हैं। भूकंप, कालीबंगन में, या नदी मार्गों का बदलना, जैसे सरस्वती, घग्गर, हकरा का सूखना या यमुना सतलुज का रास्ता बदलना। और आंतरिक कारण? इंटरनल फैक्टर्स, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, शायद सूखापन बढ़ गया हो, पर्यावरण का अत्यधिक दोहन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर कल्टिवेशन, बढ़ती आबादी का दबाव, संसाधनों की कमी, व्यापार में गिरावट, शायद मेसोपोटामिया से संपर्क टूटना, और शायद आंतरिक सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता या संघर्ष। तो सबसे ज्यादा संभावना किसकी लगती है? आजकल ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, खासकर घग्गर हकरा क्षेत्र में पानी की कमी ने। लेकिन ये शायद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारकों का संयोजन रहा होगा। ये पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो कई 100 सालों तक चली। शहरों के पतन के बाद क्या हुआ, लेट हड़प्पन फेज? शहरी जीवन के पतन के बाद जो चरण आता है, उसे लेट हड़प्पन या पोस्ट अर्बन हड़प्पन कहते हैं, लगभग 1900 से 1300 BCE तक। इस दौर में सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका स्वरूप बदल गया। क्या बदलाव आए? बस्तियां छोटी हो गईं, ज्यादा ग्रामीण हो गईं, शहरी विशेषताएं गायब हो गईं, आबादी का बिखराव हुआ। लोग शायद पूर्व, गंगा घाटी की ओर और दक्षिण, गुजरात, महाराष्ट्र की ओर फैल गए। क्षेत्रीय संस्कृतियां ज्यादा उभर कर सामने आई। तो मतलब एक तरह से डी अर्बनाइजेशन हुआ? हाँ, और साथ ही रीजनलाइजेशन भी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लेट हड़प्पन संस्कृतियां विकसित हुईं, जैसे पंजाब में सिमेट्री एच संस्कृति, गुजरात में रंगपुर 2B, 3 और प्रभास पाटन, पश्चिमी यूपी में ओखरे कलर्ड पॉटरी, OCP से जुड़े कुछ तत्व। इनमें हड़प्पा परंपरा के कुछ तत्व तो जारी रहे, पर बहुत कुछ बदल गया। शिल्प में गिरावट आई, मानकीकरण खत्म हो गया। इस लेट हड़प्पन फेज का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस? इसका महत्व यह है कि यह दिखाता है कि सभ्यता का अंत अब्रप्ट नहीं था। इसमें निरंतरता के साथ साथ बदलाव भी था। ये वो दौर था जब हड़प्पा परंपरा धीरे धीरे विलीन हो रही थी और नई क्षेत्रीय संस्कृतियां उभर रही थी, जो बाद में भारत के लौह युग, आयरन एज की नींव बनेंगी। ये एक तरह से संक्रमण काल, ट्रांजिशनल पीरियड था। तो आखिर में इस पूरे अध्याय से हम क्या निष्कर्ष, कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता की मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरी सभ्यता थी, जो अपनी उन्नत नगर योजना, जल निकासी प्रणाली, मानकीकृत ईंटों और बाटों, विशिष्ट मोहरों और लिपि, विकसित शिल्प और विस्तृत व्यापार नेटवर्क के लिए जानी जाती है। इसकी उत्पत्ति स्वदेशी थी, है ना? हाँ, इसकी जड़ें इसी क्षेत्र की पहले की कृषि संस्कृतियों में थी और ये अर्ली हड़प्पन चरण से विकसित होकर मैच्योर हड़प्पन चरण तक पहुंची। इसमें एकरूपता के साथ साथ काफी क्षेत्रीय विविधता भी थी। धर्म और समाज कैसा था? उनके धार्मिक विश्वास जटिल थे, जिनमें प्रकृति पूजा, मातृदेवी और शायद किसी पुरुष देवता की पूजा शामिल थी, पर कोई स्पष्ट मंदिर नहीं थे। समाज स्तरीकृत था, जिसमें शासक, पुजारी, व्यापारी, कारीगर और श्रमिक वर्ग रहे होंगे, पर राजनीतिक संगठन का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। और पतन? इसका पतन कई कारकों, खासकर पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन के मिले जुले असर से हुआ, जिसके बाद लेट हड़प्पन दौर में शहरी जीवन समाप्त हो गया और क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृतियां विकसित हुई। और सबसे बड़ा रहस्य,
उनकी लिपि जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, उनके बारे में हमारी समझ को सीमित करती है। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की कहानी। उपिंदर सिंह की किताब के चैप्टर 4 के आधार पर हमने कोशिश की कि हर पहलू को विस्तार से समझा जाए। हाँ, और ये समझना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे पुरातात्विक साक्ष्य हमें अतीत की एक झलक देते हैं, कैसे उनकी व्याख्या की जाती है और कैसे हमारी समझ लगातार विकसित होती रहती है। कई सवाल अभी भी बाकी हैं। बिल्कुल। इस जानकारी को अच्छी तरह से समझने के लिए इसे दोबारा ज़रूर सुनें। हड़प्पा सभ्यता से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, और चलते चलते श्रोताओं के लिए एक सवाल छूट जाते हैं। हजारों साल पहले विकसित हुई हड़प्पा की जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट और शहरी सफाई, अर्बन सैनिटेशन की व्यवस्था से आज के हमारे आधुनिक शहर, मॉडर्न सिटीज क्या सीख सकते हैं? ज़रूर सोचिएगा इस पर। और ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए सुन लो यूपीएससी को यूट्यूब पर ज़रूर सपोर्ट करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वो नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और अगर आपको ये प्रयास वाकई में उपयोगी लगता है तो आप सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करके इस चैनल को लंबे समय तक चलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।